हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने देखेंगे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनमें से कुछ एक क्वेश्चन आपको देखने को पक्का मिलेंगे। हो सकता है इनमें से कुछ एक आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिल के आए, बन के आए, मतलब कैसे न कैसे आपकी हेल्प होगी। अच्छा, मैंने इसमें सारा कुछ इंक्लूड करने का प्रयास करा, लेकिन मैं हर एक बात को लाइन टू लाइन नहीं पढ़ूंगा। मैं मेन बातों को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको एक उसके बारे में, पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कॉन्सेप्ट पता चल सके, आपको पता चल सके कि इसके बारे में लिखना क्या है ना। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, है ना, और मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। वो आपके ऊपर है कि कितना उस नोट से फिर आप पढ़ो। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रिलीफ फीचर ऑफ द ओशियन। कि ओशियन के रिलीफ फीचर्स को बताओ। रिलीफ फीचर का मतलब होता है कि ओशियन की डिफरेंट स्टेजेस कौन कौन सी है। क्या ओशियन एकदम सीधे एक ही तरह का उसका फ्लोर होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि ओशियन क्या कहलाते हैं? बेसिकली ओशियन कुछ नहीं होते। ओशियन वही होते हैं जो एक अर्थ के ऊपर डिप्रेशन पाए जाते हैं, और वो भी कैसे डिप्रेशन, जो कि वाइड स्प्रेड डिप्रेशन होते हैं, बड़े डिप्रेशन होते हैं। डिप्रेशन का मतलब गड्ढा लिया जाता है यहाँ पे ज्योग्राफी में। इकोनॉमिक में बात करते हैं तो डिप्रेशन का मतलब है इकोनॉमिक मंदी का, और अगर अपने साइंटिफिक लैंग्वेज में या नॉर्मल बात करते हैं तो डिप्रेशन का मतलब टेंशन वगैरह का ना। तो यहां पे डिप्रेशन का मतलब क्या, कि एक खड्डा होना अर्थ के ऊपर। लेकिन क्या वो खड्डा सीधा ही एक होगा? क्या उसके लेवल नहीं होंगे? क्या होंगे? एक वो पार्ट होगा जो धरती से जुड़ा हुआ होगा, मतलब कहीं ना कहीं अर्थ से जुड़ा होगा। फिर आगे का वो पार्ट जहां पे स्लोप बनना शुरू होगा। फिर उसके अंदर भी माउंटेन्स होती है। अब माउंटेन्स के बीच में भी गैप पाए जाते हैं। फिर नीचे डीप उसमें प्लेन्स भी बने होते हैं। तो इन सारों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, इनकी अलग अलग टर्मिनोलॉजी होती है। वो क्या होती है तो देखते हैं। सबसे पहले होता है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ वो पार्ट होता है जो कहीं ना कहीं कॉन्टिनेंट का होता है और ओशियन से शुरुआत करता है। ये थोड़ा सा शेलो होता है, मतलब बहुत ज्यादा डीप नहीं होता, गहरा नहीं होता। और यहां पे एक तरह से मैं बोल सकता हूं कि ये शोर लाइन होती है, शुरुआत होती है जो कॉन्टिनेंट और कहां से उसके बीच में, किसके बीच में? ओशियन के बीच में शुरुआत का पॉइंट होता है। तो ये इनके ऊपर किसी के भी ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। चाहो आप तो कितने कितने किलोमीटर की लगभग लेंथ होती है इनकी, वो भी आप कहीं से अलग चाहो तो निकाल के पढ़ लेना। ये इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो स्लोप क्या होता है? वो पॉइंट जहां पे एक स्टीप स्लोप शुरू हो जाता है, वो एक बाउंड्री का काम करता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का और डीप ओशन फ्लोर का। और यहां से अपने ऐसे बोलेंगे कि यहां से ग्रेटर डेप्थ की शुरुआत हो जाती है ओशियन की। ठीक है, आगे बात करते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। तो ये वो पार्ट होता है कॉन्टिनेंट का, एक तरह से ओशियन का, कि जहां से कहीं ना कहीं से अब शुरुआत होती है कॉन्टिनेंट के लेवल होने की, यानी कि थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट होता है, कॉन्टिनेंट से अंदर ओशियन में आ रहा होता है, और यहां से नीचे अब लेवल वाला पार्ट शुरू हो जाएगा ओशियन का। इनकी मैं सभी के पिक्चर दिखाऊंगा, टेंशन ना लो, तभी आपको एकदम क्लियर होगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है ज्योग्राफी में जो अगर अपने पिक्चर देखते हैं, डायग्राम देखते हैं, तभी समझ में आता है। तो टेंशन ना लेना, मैं डायग्राम आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं एबिसल प्लेन। तो इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ये वो पार्ट होता है जो कि अर्थ का, अगर अपने बोले तो फ्लैटेस्ट और स्मूथेस्ट पार्ट कहलाता है। ये होता ओशियन के अंदर पाया जाता है। यहां पे जो भी सेडिमेंट्स आते हैं वो एकदम फाइन पार्टिकल्स के तौर पे आते हैं। अब सेडिमेंट्स कहां से आएंगे? नदियां आएगी जो ओशियन के अंदर पटकेगी पानी को, तो पानी को पटकेगी तो अपने साथ क्या क्या लेके आएगी? अपने के साथ सेडिमेंट्स को लेके आएगी, सिल्ट को लेके आएगी, प्लांट्स को लेके आएगी, वेजिटेशन को लेके आएगी, जो डेड एनिमल्स है उनको लेके आएगी। तो उनके जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं ना, वो यहां पे आकर डिपोजिट होते हैं। मतलब यहां की मिट्टी सोच के देखो कितनी फर्टाइल होगी। और ये लगभग 3000 से 6000 मीटर की डीप में ये लगभग पाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है मिड ओशियन रिज। क्या होता है? जो कि कॉन्टिन्यूअस अंडर वाटर माउंटेन रेंज होती है, जहां पे टेक्टोनिक एक्टिविटी से शुरुआत होती है कहीं ना कहीं। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये दो प्लेट के बीच का एक गैप होता है। यहां पे दो माउंटेन्स होती है, जो माउंटेन्स के बीच का एक पॉइंट होता है जिसको अपने मिड ओशियन रिज बोलते हैं। नेक्स्ट बोले ओशियन ट्रेंचेस। तो ये वो पार्ट होता है जो कि डीप होगा, गहरा होगा, लेकिन पतला होगा, यानी कि नेरो होगा। कैसे? कि ओशियन के अंदर ही अंदर की तरफ दो माउंटेन्स होगी, एकदम पास पास वाली माउंटेन रेंजेज होगी, उनके बीच का जो गैप होगा उसको अपने ट्रेंचेज बोलते हैं। ये काफी गहरी होती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा कैनियंस भी होते हैं, हाइपोथर्मल वेंट्स भी होते हैं। ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, बस थोड़े से पॉइंट मैं आपको समझा देता हूं। कैनियंस को थोड़ा सा आंखों से निकाल लेना, अलग से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो कॉन्टिनेंटल शेल्फ कौन सी होती है? ये देखो वो पार्ट जहां से कहीं ना कहीं कॉन्टिनेंट की शुरुआत होती है, कॉन्टिनेंट ओशियन के अंदर मिलने की शुरुआत होती है। और स्लोप, ये देखो जहां से ढलान शुरू हो जाती है, वो वाला पॉइंट होता है। और नीचे मैंने आपको कहा था कि कॉन्टिनेंटल राइज वो पॉइंट होता है जहां से कहीं ना कहीं ओशियन का फ्लैट वाला पॉइंट, प्लेन वाला पॉइंट शुरू होता है। तो वो आप यहां से देख सकते हो। देखो
जस्ट इसके नीचे। और एबिसल प्लेन आपके सामने दिख रहे होंगे। सी माउंट एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन, ध्यान रखना। सी माउंट क्या होता है? एक माउंटेन जो कहीं ना कहीं समुद्र के अंदर रह रही होती है, अभी अंडर वाटर होती है, समुद्र के बाहर नहीं निकली होती है ओशन से। अगर वो बाहर निकल जाती है तो उनको अपने आइलैंड दे देते हैं। तो जो गेट्स करके वर्ड है और सी माउंट करके वर्ड है, इनमें थोड़ा ज्यादा डिफरेंट नहीं होता। गेट्स और सी माउंट दोनों के दोनों क्या होते हैं? पानी के अंदर नीचे पाए जाते हैं, जो पानी के नीचे के पार्ट में होते हैं। यानी कि अगर पानी का लेवल कम हो जाए तो शायद ये दिखाई देने लग जाए अपने को। और अगर यही दिखाई देते हैं और बाहर का पॉइंट दिखाई देता है और उसका थोड़ा सा साइज बड़ा होता है तो इनको आइलैंड कह देते हैं अपने, है ना। और कॉन्टिनेंटल स्लोप भी आपको यहां पे दिखाया गया, शेल्फ भी आपको यहां पे दिखाया गया, तो आप यहां से आंखों से निकाल सकते हो। रिफ्ट वैली, ये देखो, ये वो पॉइंट होता है जहां पे दो डिफरेंट माउंटेन्स का एक मान लो मिलने का जो पॉइंट्स होता है उसको रिफ्ट वैली बोलते हैं। और ट्रेंचेज क्या होता है? माउंटेन्स के बीच का जो गैप होता है, जो कि नेरो होता है लेकिन डेप्थ में बहुत ज्यादा होगा, उसको ट्रेंचेज बोलते हैं। तो यहां से आप पिक्चर देख के ही काफी क्वेश्चंस का अंदाजा लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं अपने। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एंड एग्जामिन क्रिटिकली द जियोसिंक्लिन माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी। अब जियोसिंक्लिन माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी जो कोबर के द्वारा दी गई है, उस थ्योरी को क्या कहते हैं? तो इसमें थोड़ा सा बेसिक मैंने बताया गया कि सबसे पहले माउंटेन बिल्डिंग की थ्योरी किसने दी थी, बाद में इस थ्योरी को किसने आगे बताया था। तो अपने पढ़ते हैं मेनली जियोसिंक्लिन थ्योरी है क्या। तो भाई जियोसिंक्लिन थ्योरी कहीं ना कहीं एक तरह से माउंटेन बिल्डिंग की एक थ्योरी है, यानी कि ये बताती है कि माउंटेन कैसे बनी थी। जैसे आज के टाइम में सबसे बेस्ट अगर थ्योरी मानी जाती है माउंटेन्स के बनने की, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी मानी जाती है। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है कि भाई दो प्लेट्स आपस में टकराती है, टकराने से एक प्लेट थोड़ी सी नीचे जाती है और दूसरी प्लेट ऊपर उठती है, तो उससे वहां पे एक माउंटेन बन जाती है। जैसे कि हिमालय माउंटेन अपने जानते हैं कि यूरेशियन प्लेट और जो हमारी एशियन प्लेट है उनके मिलने से बनती है। यहां पे एशियन प्लेट नीचे जाती है और यूरेशियन जो प्लेट है वो उसके ऊपर का पार्ट आता है, तो ऐसे कहते हैं माउंटेन बनती है। तो ये उससे पहले की थ्योरी थी कहीं ना कहीं, जियोसिंक्लिन थ्योरी, जो कहीं ना कहीं कहती है कि माउंटेन कैसे बनती है। तो ये कैसे बता रही है, मैं सबसे पहले इसकी फोटो ही दिखाऊंगा, उससे आपको ज्यादा अच्छा अंदाजा लगेगा, फिर उसके बाद अपने बात करेंगे। ये आपके सामने एक पिक्चर, एक डायग्राम है, इसको आप देखो। दो आपको लैंड एरिया दिखाए गए हैं साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में, बीच में आपको वाटर बॉडीज दिखाई गई। यानी कि कहने का मतलब है कि दो साइड में माउंटेन वगैरह होगा, बीच का जो एरिया होगा वहां पे पानी होगा। क्यों पानी होगा? क्योंकि यहां से माउंटेन के स्लोप एरिया, यहां पे जो भी बारिश वगैरह होगी, रेनफॉल होगी, रिवर होगी, वो सारी की सारी यहां पे पानी आएगा। अब ये लाखों सालों की प्रोसेस में क्या होगा कि जब नदियां अपने साथ आएगी तो अपने साथ सेडिमेंट्स को लेके आएगी। अब सेडिमेंट्स को लेके आएगी तो धीरे धीरे यहां का ये जो सेडिमेंट्स है ये भरने लग जाएगा, तो यहां पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। जब यहां पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सबसिस्टेंस ऑफ फ्लोर, यानी कि फ्लोर का क्या हो जाना, मिक्स हो जाना, फ्लोर का क्या हो जाना, यहां पे मिल जाना। अब यहां पे जब प्रेशर पड़ेगा नीचे के पॉइंट में, तो ये नीचे का पॉइंट धीरे धीरे ऊपर उठता जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर उठेगा और साइड का पॉइंट है वो नीचे दब जाएगा। तो यहां से क्या बन जाएगी? माउंटेन बन जाएगी। अब ये जो माउंटेन बनी है कहीं ना कहीं सेडिमेंट से बनी है। इसके ऊपर हो सकता है बाद की प्रोसेस हो सकती है कि वोल्केनो वगैरह है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बार यहां से सेडिमेंट्स मिल रहे हैं तो ये कहते हैं कि इस तरह से एक माउंटेन बन जाती है। इसको सबसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, जियोसिंक्लिन कॉन्सेप्ट इसलिए कहते हैं, कहा जाता है कि इसमें सेडिमेंट्स का डिपॉजिट होता है। सेडिमेंट्स के डिपॉजिट होने से साइड में बर्डन पड़ने से वो एरिया नीचे दस जाता है और ये पोर्शन है ये ऊपर निकल जाता है और ये माउंटेन बन जाती है। लाखों ईयर की प्रोसेस है, जब प्रेशर पड़ता है इसके ऊपर, हीट वगैरह पड़ता है, तो ये माउंटेन का रूप ले लेती है और इसके अंदर कहीं ना कहीं सेडिमेंट्स पाए जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है। इस कॉन्सेप्ट के लिए 3 डिफरेंट टाइप की स्टेजेस बताएगी, वो स्टेजेस आपको आंखों से निकाल के जानी है। चाहो तो ज्योग्राफी में अगर ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो ये बेसिक से लेवल का एक आप डायग्राम बना देना। आपको मैं सच कह रहा हूं, एमजीएसयू के अंदर अगर आपने मेन की पॉइंट्स भी लिखे हैं और आपने डायग्राम बना दी और बाकी उसके बारे में कहानी कर दी तो भी आपको नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा टाइम से आपको एक, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत जमाई खराब तरीके से कॉपी चेक होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी टाइम नहीं दिया जाता कॉपी चेक पे। तो आप इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स है उनको ध्यान रखें, उनके बारे में लिखे, उनको ही आप अंडरलाइन करके चलो। तो अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी इसकी क्या प्रोसेस है वो भी पढ़ लेते हैं अपने। तो सबसे पहले कहते हैं ये जो बनता है ये 3 कॉन्सेप्ट में बनता है। जो सिंक्लिन एक स्टेज है। सबसे पहले क्या होगा कि जियो सिंक्लिन फॉर्म्स होता है जब एक डीप बेसिन पाया जाता है अर्थ के क्रस्ट में, यानी कि अर्थ के क्रस्ट में एक गड्ढा होगा एक तरह से। इट एक्यूमुलेट थिक लेयर ऑफ सेडिमेंट, इसमें कहते हैं आसपास के एरिया से सेडिमेंट्स आके डिपॉजिट हो जाएंगे। द वेट ऑफ सेडिमेंट कॉजेज फर्दर सबसिस्टेंस, जब वेट ज्यादा बढ़ेगा तो ये सबसिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि यहां का एरिया कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे इसका दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जिसको ओरोजेनिक स्टेज कहते हैं। अब स्टेज के नाम याद रखो, एक एक दो दो बातें याद करके अगर ये डायग्राम बना दोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे ही नहीं। इसको बोलते हैं कंप्रेशन और फोल्डिंग होने का। कहते हैं जब लेटरल कंप्रेसिव पड़ता है, फोर्स पड़ेगा लगातार, सेडिमेंट डिपॉजिट होंगे तो यहां से ये कंप्रेस होना शुरू होगा। कंप्रेस होने के प्रोसेस को ये अपने फोल्डिंग या फोल्डिंग बोलते हैं, जिनके कारण यहां से ये जो पार्ट है हमारा सेडिमेंट डिपॉजिट हुआ ये अपलिफ्ट वाला हो जाएगा, यानी कि साइड का पार्ट नीचे धसेगा और ये पार्ट ऊपर निकल जाएगा, तो जिससे माउंटेन बन जाएगी यहां पे। और तीसरा
बोलते हैं पोस्ट ओरोजेनिक स्टेज, जहां पे ये जो अपलिफ्टेड माउंटेन है ये एक्सपीरियंस करेगी, वेदरिंग होगा, इरोजन होगा, ठीक है, ये प्रोसेस आगे से आगे चलती जाएगी। इसी प्रोसेस को अपने जियोसिंक्लिन थ्योरी बोलते हैं माउंटेन बिल्डिंग की। तो आप खाली ये कॉन्सेप्ट बता देना। नीचे इसके कुछ एक फीचर्स बताएंगे, इसकी कुछ कमियां बताएंगे, तो कमियां ध्यान रखना। कहीं ना कहीं ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को इग्नोर करके चलता है, कहीं ना कहीं इसमें ये नहीं बताया गया कि प्रॉपर तरीके से ये जो फोल्डिंग है, ये जो फोल्डिंग हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट किसके ऊपर बेस कर रहा है। तो ये कुछ एक इसकी कमी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये थ्योरी पहले की थ्योरी है, तो कहीं ना कहीं हमें माउंटेन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए मदद दिलवाती है। तो ये इंपॉर्टेंट इसका कॉन्सेप्ट है। अब इनके बारे में कुछ एक बातें लिखी हुई है, चाहो तो मेरिट्स और डीमेरिट्स आप पढ़ लेना। मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को बताया ताकि आपकी वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी ना हो, लेकिन मैंने डायग्राम बहुत अच्छे से बताया। इस डायग्राम को प्लीज जरूर देख लेना, प्रयास करना इस डायग्राम को सेम एज इट इज बना के आ जाओ, तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। कीवर्ड्स को याद रखो कि ये क्या बताती है, जियोसिंक्लिन थ्योरी कैसे बताती है, कि कहीं ना कहीं सबसिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को बताती है। कहीं ना कहीं ये बताती है कि दो साइड में लैंड एरियाज होंगे, बीच में डिप्रेशन होगा, वहां पे सेडिमेंट के डिपॉजिट होगा, और वो जब डिपॉजिट ज्यादा हो जाएगा तो यहां पे कंप्रेशन पड़ेगा। कंप्रेशन पड़ने के साइड के पोर्शन है वो नीचे दबेंगे, और ये पोर्शन ऊपर निकल के यहां से माउंटेन बनेगी। इतना कॉन्सेप्ट भी अगर आपने याद है और इसको भी लिख दिया ना, तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। और आगे डायग्राम बना के बढ़ा चढ़ा के बातें लिख देना। चलो आगे बात करते हैं। डिस्क्राइब वेरियस इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म एसोसिएटेड विद फेलुवियल प्रोसेस। अब ये फेलुवियल प्रोसेस होती है, तो बेसिकली सिंपल सा याद रखो कि फेलुवियल प्रोसेस वो होती है जो नदियां, यानी कि बहता हुआ पानी, जो भी चाहे इरोजनल प्रोसेस करके चाहे वो डिपोजिशनल प्रोसेस करके जो भी लैंडफॉर्म बनाता है ना, उसको फेलुवियल बोलते हैं। तो ये बात याद रखना। कहीं अगर अलग से क्वेश्चन ऐसे डाल दिया जाए कि आप रिवर के द्वारा बनाने वाले लैंडफॉर्म्स को बताओ, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आपसे फेलुवियल ही पूछ रहा है। तो कंसेप्ट को ध्यान रखना है, नाम को ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, आप एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हो। अब बात करते हैं कि फेलुवियल लैंडफॉर्म कैसे कैसे बनेंगे। तो दो तरीके से करेंगे भाई। नदियां कहीं से तो पानी के कारण क्या होगी, मिट्टी को काट के लेके जाएगी, और लेके जाएगी तो कहीं उनको डिपॉजिट करेगी। तो जहां से काट के लेके गई है वहां पे एक अलग तरीके से लैंडफॉर्म बनेगा, और जहां पे डिपॉजिट करेगा वहां पे एक अलग तरीके से लैंडफॉर्म बनेगा। तो ये अलग तरीके से जो लैंडफॉर्म बनते हैं, उन्हीं के कुछ एक टाइप्स नीचे दिए गए हैं, जिनको मैंने आई थिंक इसकी फोटो लगाई है, चेक कर लेता हूं पहले। अगर फोटो है तो मैं फोटो से बताने का प्रयास करूंगा, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूं। हाँ, तो शायद इसकी फोटो नहीं है ये, चलो कोई बात नहीं, वैसे ही बताने का प्रयास कर देता हूं। चलो देखो भाई, कुछ एक चीज़ों की आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चाहो तो पिक्चर देख सकते हो। सबसे पहले इरोजनल लैंडफॉर्म की एक्टिविटी की बात करते हैं। इरोजनल करने से रिवर वैली बनती है। एक तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब आपको पता है रिवर फ्लो करेगी, बहेगी अपने साथ, तो रिवर वैलीज बनेगी। अब वैलीज कैसे कैसे जो शेप की है वो बनेगी। तो एक वी शेप्ड वैलीज बनी है। वी शेप्ड वैलीज बेसिकली वहां बनती है जब नदी अपने यूथ स्टेज में बहती है, जब उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो एकदम पानी को पटकेगी, बहाव बहुत तेज होगा, तो वहां पे क्या होगा, एक वर्टिकली वहां पे कट लग जाएगा। तो वहां की जो वैली होगी, वो मतलब जो एरिया होगा वो चौड़ा कम होगा लेकिन गहरा ज्यादा होगा, तो उसको वी शेप्ड वैलीज कहते हैं। अगर आपकी इसकी फोटो देखना चाहो तो देखोगे ना, तो साइड में बड़ी बड़ी माउंटेन्स दिखाई देगी और बीच में पतला नेरो पार्ट में नदी के बहते हुए आपको देखने को मिलेगा। इसी को बोलते हैं वी शेप्ड वैलीज। ये उसकी एरोजनल एक्टिविटी है, याद रखना, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इसके अलावा यू शेप्ड वैलीज बनती है। ये कहीं ना कहीं मेच्योरिटी के टाइम पीरियड में आती है, जब ये इतना, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती, तो इतना गहरा नहीं करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इसको वाइड ज्यादा करेगी, तो ये यू शेप्ड वैलीज होती है। इसके अलावा बात करते हैं ज्योर्स और कैनियंस बनते हैं, और ये वो होते हैं जहां पे नेरो होंगे कॉन्सेप्ट देखने में, लेकिन एक स्टीप साइड होंगी, साइड में आपको माउंटेन्स टाइप देखने को मिलेगा और गहरा सा पार्ट देखने को मिलेगा। उनको कैनियंस करके बोलते हैं अपने। ये समुद्र के अंदर भी पाए जाते हैं, मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आंखों से निकाल लेना। वाटरफॉल और रैपिड्स भी ये बनाते हैं। वाटरफॉल और रैपिड्स क्या होते हैं कि जब नदी लगातार मान लो बहती जा रही है, अचानक नदी कहीं से ऊपर की ऊंचाई से उसका एलिवेशन अचानक कम हो जाता है। एलिवेशन कम होने का मतलब है कि बहती हुई अचानक नीचे कहीं गिरना शुरू करती है। नीचे कब गिरना शुरू करेगी, मान लो वो बह रही है और एक माउंटेन का एरिया आती है और उससे सीधा नीचे गिरना शुरू करेगी, तो उसको वाटरफॉल या रैपिड्स कहना शुरू कर देते हैं अपने, उसको वाटरफॉल या रैपिड कह देते हैं ना। तो ये वाटरफॉल होता है बेसिकली जहां पे क्या होता है, नदी का अचानक एलिवेशन चेंज हो जाता है और वो नीचे गिरना शुरू कर देती है। इसके अलावा रिवर मिएंडर का काम भी करती है। इंपॉर्टेंट चीज है मिएंडर। क्या कहते हैं भाई, क्या बात होती है मिएंडर का मतलब जानते हो भी? जैसे सांप चलता है, तो सांप के चलते हुए कोई इमेजिनेशन करो कैसे चलता है, वो लहरा के चलता है ना। सेम जैसे ही नदी जब बहेगी ना, तो नदी अपने चैनल को थोड़ा थोड़ा चेंज करेगी कि कभी वो लेफ्ट में होके बहेगी, कभी राइट में होके बहेगी, तो उसी पर्टिकुलर चीज को मिएंडर कहते हैं। चाहो तो आप इनका डायग्राम देख के जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हल्के फुल्के पेंसिल पेन से डायग्राम बना के रिप्रेजेंट करने का कोशिश करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, इसका इंपैक्ट पड़ता है। ज्योग्राफी में प्रयास करा करो कि आप थोड़ा बहुत डायग्राम वाइग्राम बना सको। तो आप सोचोगे कि पवन सर आपने डायग्राम क्यों नहीं बनाई, तो भाई मेरे डायग्राम बड़े खतरनाक है ना, ऐसे ही नजर लग जाएगी। तो मैंने डायग्राम बनाई नहीं है, मैंने कुछ एक फोटोज को इंक्लूड करा है, लेकिन प्रयास कर रहा है एग्जाम में बना दो।
आगे बात करते हैं रिवर क्लिफ और स्लीप ऑफ स्लोप क्या होते हैं। द आउटर बैंड ऑफ मिएंडर अंडरगोज इरोजन क्रिएटिव और रिवर क्लिफ, कि जहां पे आउटर बैंड यानी कि जो बाहर का पार्ट होता है मिएंडर का मतलब जो उसका स्लोप चेंज हो रहा है, जैसे शाम चेंज कर रहा है, तो वहां पे वो एक क्लिफ पार्ट बनाएगा, मतलब उसके पार्ट को हल्का सा काट देगा, उसी पार्ट को अपने रिवर क्लिफ करके बोलते हैं। ठीक है, ऐसा क्लिफ अपने को वहां पर अंदर भी देखने को मिलता है, जहां पे वो किसी पहाड़ी को काट देती है और एक साइड से अपने को खड़ी सी दिखाई देती है वो पहाड़ी, उसको भी अपने बोलते हैं। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, और इनको जरूर लिखना है, अगर ये क्वेश्चन आए तो कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोलूं उनको जरूर लिखना है। जैसे यहां पे देखा है प्लंज पुल क्या होता है। ये प्लंज पुल बेसिकली वही होता है जहां पे वाटरफॉल होता है, यानी कि वाटरफॉल जब होगा तो नीचे का एरिया जहां पे ये पानी अंडर गोज करेगा उस माउंटेन के सॉफ्ट पार्ट को काट के, वहां पे पानी एक तरह से घूमने का जो काम करता है ना, उसी को प्लंज पुल कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है और इस बात को जरूर आपको एक्सप्लेन करना है, याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा डिपोजिशनल क्या क्या एक्टिविटी करती है, तो डिपोजिशनल भाई जहां पे नदी जाएगी तो वहां पे जो फाइन सिल्ट है अपने साथ सेडिमेंट्स है उनको डिपॉजिट कर देगी, उसको फ्लड प्लेन्स कहते हैं, और वो एग्रीकल्चर के लिए बड़े ही फर्टाइल्स होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि ये एलुवियल डिपॉजिट प्लेन्स कहीं ना कहीं कहलाती है, और सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर इसी तरह के प्लेन्स पाए जाते हैं। और ये रिवर वैलीज या गंगा के जो बेसिन रिवर के जो बेसिन्स है उनके एरियाज में ऐसा देखने को मिलता है। इसके अलावा एक पॉइंट आता है लेवीज क्या होता है, तो ये लेविस क्या है कि नेचुरल एम्बैंकमेंट फॉर्म्ड अलोंग रिवर बैंक्स कोर्स सेडिमेंट डिपॉजिट ड्यूरिंग द फ्लड। अब ये लेविस का मतलब वो पॉइंट हो गया, आप समझने का प्रयास करना, फोटो आप चाहो तो देख लेना, मैंने इसमें डाली नहीं है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। जब एक नदी बहती है तो नदी बहते हुए अपने क्या करें कि नदी थोड़ा थोड़ा अपना फ्लो चेंज करेगी, अब फ्लो भी चेंज करेगी अपने साथ सेडिमेंट्स को लेके, तो जो बड़े बड़े कोर्स है ना, मतलब जिनके दाने बड़े हैं, उन सेडिमेंट्स को साइड में डिपॉजिट कर देगी। तो साइड में डिपॉजिट करने से एक नेचुरली ही वहां का जो रिवर के पास का एक किनारा बनता है, एक नया फॉर्मेशन बनता है, उसको लेवीज बोलते हैं। ऐसे याद रखो कि नदी बहती हुई लीव कर रही है, किसी चीजों को छोड़ रही है, उसी को लेवीज कहते हैं, यानी कि सेडिमेंट्स को छोड़ेगी, उसी को लेवीज कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सबो लेक कब बनती है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऑक्सबो लेक जब नदी बह रही होती है और बहते बहते अपना कोर्स कंप्लीट चेंज ही कर लेती है। जैसे मान लो आप सोच के देखो कि नदी एक डायरेक्शन है, ए से बी की ओर जा रही है, ए से बी की ओर जाते जाते वो अब सी की ओर जा रही है, लेकिन बी का पॉइंट ही उसने छोड़ दिया, उसके पास से सीधा कट लेके चलेगी, मतलब उसका जो एक मिएंडर बना है, जैसे एक ढाल एक स्लोप बना है, उसको पर्टिकुलर छोड़ के ही चली जाएगी। जैसे आप इसको मैं कैसे समझाऊं तो आप इसको ऐसे मान सकते हो कि जैसे आधा चांद टाइप होता है ना, वो आधा चांद टाइप जैसे टुकड़ा सा है ना, वो अलग रह जाएगा और नदी बह के चली जाएगी। तो उस जो आधा चांद टाइप टुकड़ा सा जो आपको दिख रहा है ना, मून जैसा आधा मून कैसा होता है वैसा, उसी को ऑक्सबो लेक कहते हैं। कहीं ना कहीं इसका जो मतलब निशान है वो एक ऑक्स के जो पेड़ होता है उसका एक जो सिंबल बनता है उसके जैसा भी देखने को मिलता है, इसलिए इसे ऑक्सबो लेक भी कहते हैं। तो ये भी फॉर्मेशन नदी ही करती है। तो ये ऑक्सबो लेक क्या है, वाटरफॉल रैपिड्स कैसे बनते हैं, यहां पे जो इंपॉर्टेंट लेवीज क्या है और ऊपर मिएंडर्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एक नदी के द्वारा। ये फेलुवियल जो डिपॉजिट या इरोजनल एक्टिविटी है, ये आपको ध्यान रख के करने ही करने होंगे। कौन सी नदियां डेल्टास बनाती है, और डेल्टा बेसिकली वो पॉइंट होता है जब नदियां किसी बड़े पार्ट में मिल रही होती है और वहां पे सेडिमेंट्स वगैरह डिपॉजिट कर देती है, उसको अपने डेल्टा कहते हैं ना। तो अब ये डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है, जैसे आर्क्वेट डेल्टा बनाती है, जिसको फेनशेप डेल्टा भी बोलते हैं, जो कि नाइल डेल्टा यानी कि नील रिवर बनाती है। बर्ड्स फूट डेल्टा जो अपने को कहते हैं, जिसको अपने फिंगर लाइक चैनल भी कहते हैं, जो कि मिसिसिपी डेल्टा में देखने को मिलता है, यानी कि मिसिसिपी रिवर बनाती है। तो ऐसा एक आधा आप याद करके जा सकते हो। तो मेन मैंने पॉइंट बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। टाइम ज्यादा लग रहा है अपने को एक्सप्लेन करने में, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही ऐसे हैं। मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं मेन बातें आपको बताने का, प्लीज ध्यान देना। थोड़े से कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं हमें या तो पहले पढ़ने चाहिए, अगर नहीं पढ़े तो थोड़ा सा ध्यान से आपको सुनना है। मैंने जिनकी पिक्चर मैंने आपको इमेजिनेशन करके दिखाने का प्रयास करा, चाहो तो आप उनकी गूगल पे जाके फोटो देख सकते हो। देखो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लैंड फॉर्म बाय ग्लेशियल इरोजन ऑन रिवर। रिवर के द्वारा जो ग्लेशियल लैंड फॉर्म करे जाते हैं वो कौन से होते हैं। ग्लेशियल यानी कि जहां से ग्लेशियर्स पिघल के आते हैं, तो वो किस तरह की लैंड फॉर्म क्रिएट करेंगे, वो किस तरह की एक्टिविटी वहां पे बनाएंगे, उनको देखते हैं। तो उनके कुछ एक नाम है, इन नाम को मैं पढ़ने से बेस्ट आपको यही बताऊंगा कि इनकी मैं आपको फोटो दिखा के आपको बताऊं कि किस तरह का बनता है, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। और इसकी मैंने फोटो डाली है यहां पे, तो ये आपके सामने है। अब आप यहां पे सबसे पहले वर्ड दे रखा आपके इरेटे करके, इसका प्रोनाउंसिएशन जो भी हो, आप जो भी प्रोनाउंस करो वो मुझे नहीं पता, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। ये इरेटे क्या देखने को मिल रहा है, मतलब कहीं से माउंटेन का वो पॉइंट जहां पे ग्लेशियर्स पिघल के जा रहे हैं दो साइड से, तो बीच का एक हिस्सा थोड़ा सा उठा हुआ देखने को मिलता है, उसी को बेसिकली अपने इरेटे बोलते हैं। और यहां का जो कॉर्नर का पॉइंट होता है जहां पे, उसको हॉर्न अपने बोल देते हैं। और टार्न वो पॉइंट होता है जहां पे एक छोटे से पॉइंट पे आपको, जहां से ग्लेशियर्स मेल्ट होके चलते हैं, वहां पे
एक छोटा सा आपको टुकड़ा देखने को मिलता है, एक छोटा सा होल टाइप जहां पे पानी पड़ा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसको टार्न अपने कह देते हैं बेसिकली। और सेम ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिरक्यू। ये सिरक्यू या सिर्क क्या होता है, ये ऐसे मान लो कि टार्न का ही बड़ा रूप, जहां पे जब ग्लेशियर्स जाते हैं तो ये कई सारे एरियाज में छोटे छोटे टार्न्स का जो निर्माण करता है, उनको अपने सिरक्यूज या किरक्यूज, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट में बताने का प्रयास कर रहा हूं, तो इनको आप ध्यान देना। और हैंगिंग्स वैलीज वो पार्ट होता है, जो हैंगिंग जो वैलीज है वो कौन सा पार्ट होता है, तो हैंग करती हुई वैलीज जिसको बोला गया, यानी कि जहां से ग्लेशियर्स पिघलते हैं उसके नीचे का एक खाई का एरिया बन जाता है, जहां से कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि ये एक झूलती हुई वैली टाइप दिखाई देता हुआ पार्ट, यानी कि दोनों साइड में माउंटेन का उठा हुआ पार्ट और बीच में उसके जब एक स्लोप सा दिखाई देता है, उसको अपने हैंगिंग वैली करके बोलते हैं। तो इनको अब आप पढ़ने का प्रयास कर सकते हो, आई होप आपको समझ में आ जाएगा काफी कुछ। जैसे ये सिरक्यूज होता है, ये क्या होता है, एक बाउल शेप डिप्रेशन बनता है, यानी कि कटोरी जैसा छोटा सा डिप्रेशन होता है, जहां से ग्लेशियर कहीं ना कहीं ओरिजिनेट होते हैं। और एरेटीज होते हैं, वो क्या होते हैं, शार्प होते हैं, तीखे होते हैं, जैसे नाइफ की एज होती है, सेम वैसे होते हैं। और ये बेसिकली क्या होते हैं, मैंने कहा ना, एक रिज का काम करते हैं, क्योंकि इनके दोनों पॉइंट से, ये देखो दोनों पॉइंट से ग्लेशियर पिघल के जाते हैं, तो बीच का एक रिज का पॉइंट बनता है, उसको एरेटी करके अपने बोलते हैं, ये आपको बता दिया। और ये हैंगिंग वैलीज क्या होती है, ये आपको बता दिया कि यू शेप्ड वैलीज होती है, कहीं ना कहीं यहां से वाटरफॉल देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों साइड में ऊंचाइयां देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट है, इनको थोड़ा सा आप पढ़ने का प्रयास करना, समझ में आ जाएगा कुछ हद तक आपको। नेक्स्ट अपने आगे बात करते हैं, डिस्कस द इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म एसोसिएटेड विद कास्ट टोपोग्राफी। क्या होती है, कास्ट टोपोग्राफी के द्वारा होने वाले डिपोजिशनल और जो इरोजनल लैंडफॉर्म है, वो देखता हूं इसकी पहले तो फोटो, हाँ फोटो लगाई हुई, तो अब आप इसकी फोटो से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। बेसिकली मैं आपको बता देता हूं कि कास्ट टोपोग्राफी होती है ना, वो वहां होती है जहां पर कोई जो रॉक्स होती है ना, वो कहीं ना कहीं लाइमस्टोन की बनी होती है, जिप्सम की जो रॉक है वो बनी होती है। तो जब वहां पे पानी बहेगा या पानी बरसेगा या पानी आएगा, तो उसमें क्या होगा कि वो उस रॉक्स को काट देती है। उसके रॉक्स को काटने से जो वहां पे डिफरेंट टाइप्स के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, उसको कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। अब इसमें डोलिन नाम की प्रोसेस वो बनती है जब आपको एक माउंटेन के अंदर एक होल टाइप देखने को मिल जाएगा, नीचे थोड़ा सा बड़ा होगा, वाइड होगा, उसको डोलिन कह देते हैं। उवाला उसको वहां कहते हैं जहां पे एक लार्ज लेवल पे स्ट्रक्चर बन जाता है, और वो सेम ऐसा ही होता है कि रॉक के उस पार्ट को एक तरह से कट कर देता है, उसको उवाला कहते हैं। और लाइमस्टोन पेवमेंट आप आपके सामने देख सकते हो कि पर्टिकुलर किसी पार्ट का जो हमारा है कि लाइमस्टोन वहां से डिसॉल्व हो जाता है, तो वो पार्ट इतना हमें कटा हुआ अलग सा दिखाई देता है, तो उनको ये बोलते हैं। यहां पे पॉलिसी नाम का भी एक कॉन्सेप्ट है, नीचे कुछ एक कॉन्सेप्ट और दिखाए गए, तो आप इनको फोटो की सहायता से देख सकते हो। मैं अब आपको ऊपर कुछ एक चीजें बताने का प्रयास करता हूं। तो शुरू करते हैं अपने सबसे पहले पढ़ते हैं स्वेलो होल इन अ सेक्शन, कि व्हेन द स्ट्रीम ऑफ ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर जब डिसअपीयर हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर पार्ट से, यानी कि बहता हुआ अपने को लगेगा कि यार यहां से नदी गायब कहां होगी, वो गायब नहीं होती, वो एक माउंटेन का जो पार्ट है, होल है, उनके अंदर से बहना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे उस होल ने पानी को निगल लिया, स्वोलो कर लिया, तो इसी को अपने स्वोलो होल बोलते हैं। इसको पोनोर भी कहते हैं, सब कोटो भी बोलते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स को आपको याद रखना है अपने आंसर में। नेक्स्ट होता है केव इन सेक्शन। ये बेसिकली वो पॉइंट होता है जहां पे पानी बह रहा होता है, वो अंडरग्राउंड जाता है, वो अंडरग्राउंड माउंटेन में से जाता हुआ माउंटेन को खोखला करते हुए उससे बहता है, तो वो अपने को लगता है कि जैसे केव बन गया हो। सिंक होल वो होता है जो कि एक कॉमन फीचर देखने को मिलता है कास्ट टोपोग्राफी में, और ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि लाइमस्टोन या डोलोमाइट का रीजन होता है, वहां पे देखने को मिलता है जहां पे एक फनल शेप का या सिलेंड्रिकल पाइप शेप का होल सा हो जाता है, मतलब गोल गोल होल सा हो जाता है, पानी उसके अंदर बह रहा होता है कहीं ना कहीं, तो उसको अपने सिंक होल कहते हैं। वैली सिंक या उवालाज किसे कहते हैं कि इट इज डिफाइंड एज अ कॉम्प्लेक्स डोज डिप्रेशन। एक डोज का डिप्रेशन होता है छोटा सा, विद सेवरल लेसर डिप्रेशन विद इन इट्स रिम, और इसके अंदर ही छोटे 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 अपने को बहुत सारे डिप्रेशंस देखने को मिलते हैं, मतलब गड्ढे टाइप देखने को मिलते हैं जहां से पानी बह रहा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो रॉक्स है ना, ये पर्टिकुलर लाइमस्टोन की, डोलोमाइट की ऐसी रॉक्स है जो कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो रही है पानी के साथ, पानी के साथ सॉफ्ट पार्ट है जो घुल रहा है, तो इसके छोटे छोटे होल्स टाइप बन जाते हैं। तो ऐसी जो स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलती है उसको अपने उवाला या वैली सिंक करके बोलते हैं। इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा फोटो आप देख के अंदाजा लगाओ, आपको आइडिया लग जाएगा, आप कर दोगे। कास्ट टोपोग्राफी बेसिकली कीवर्ड्स को याद रखना है, कहां पे होती है, जो सॉफ्ट रॉक का पार्ट होता है, जो लाइमस्टोन का, डोलोमाइट, जिप्सम वगैरह का बनी हुई रॉक्स होती है, जो पानी के साथ कहीं ना कहीं डिफरेंट तरह की शेप्स बना लेती है, यानी कि पानी या तो गोल शेप में वहां से इतनी मिट्टी कट जाएगी या वहां से मिट्टी ही हट जाएगी, तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर बनाती है वो कास्ट टोपोग्राफी में आती है। इन कीवर्ड्स को आपको ध्यान रखना है अपने आंसर में।
आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन है व्हाट इज सैलिनिटी। अब क्वेश्चन काफी आसान लगेंगे, वो क्वेश्चन थोड़े से क्रिटिकल है, थोड़े से डिफिकल्ट है, तो जितना मेरे से प्रयास हुआ एक वीडियो में उतना मैंने समझाने का प्रयास करा है। आगे कभी मैं फर्दर टॉपिक बनाऊंगा तो हर एक की इंडिविजुअल टॉपिक बनाऊंगा, इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा, तो तब मैं पूरा प्रयास करूंगा उनको एक्सप्लेन करने का। अभी बात करते हैं व्हाट इज सैलिनिटी, क्या होती है, व्हाट आर द फैक्टर कंट्रोलिंग ओशियन सैलिनिटी। तो सैलिनिटी का मतलब होता है समुद्र के पानी के अंदर, यानी कि ओशियन के पानी के अंदर कितनी मात्रा में सोल्ट घुला हुआ है, और इसको मापते किसमें है, पार्ट्स पर थाउजेंड में, जिसको पीपीटी बोलते हैं। और लगभग जो ओशियन सैलिनिटी है वो कितनी होती है, जो एवरेज है वो 35 पार्ट्स पर थाउजेंड में पाई जाती है, यानी कि 1000 ग्राम सी वाटर में 35 ग्राम आपको सोल्ट घुला हुआ मिलेगा। यानी कि इतना सोल्टी होता है कि जिसको अपने पी नहीं सकते, तभी तो बोलते हैं कि वो कंजम्पशन के लायक नहीं है, यूटिलाइजेबल नहीं है, इवन उनको फसलों में भी नहीं दिया जा सकता। अगर फसलों में अपने वो पानी डालेंगे इरिगेशन के तौर पे, तो हमारी जो फसलें क्रॉप्स है वो नष्ट हो जाएगी। कुछ एक टाइप की हो जाती है, जैसे पेडी क्रॉप्स कुछ एक स्पेशल होती है, वो कोकोनट ट्रीज वगैरह होते हैं, वो उग जाते हैं। चलो आगे बात कर लेते हैं अपने कौन से फैक्टर है जो ओशियन की सैलिनिटी को कंट्रोल करते हैं। क्लास 11th में अगर आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी है तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपकी क्लास 11 ज्योग्राफी, क्लास 9 ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट से आपके यहां पे क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने तो जब भी क्लास में पढ़ाया था प्रयास करा था कि उन बच्चों को अच्छे से कॉन्सेप्ट बताऊं। चलो ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं अपने कि फैक्टर कौन कौन से कंट्रोल करते हैं ओशियन वाटर की सैलिनिटी को। तो सबसे पहले इवेपोरेशन करता है। भाई सिंपल सी बात है, पानी आपको पता है इवेपोरेट होता है, तो वो पॉइंट जहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होती है, यानी कि सनलाइट जहां पे ज्यादा आती है, इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो वहां से पानी तो इवेपोरेट होके चला जाएगा, लेकिन नमक तो इवेपोरेट नहीं होता ना, तो वहां पे सोल्ट की मात्रा आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। जहां पे धूप ज्यादा होगी, जहां पे सीधी ड्राई क्लाइमेट पाया जाएगा, धूप ज्यादा होगा, बारिश वहां पे होगी नहीं, यानी कि प्रेसिपिटेशन रेनफॉल वहां पे कम होगा। तो सिंपल सी बात है, पानी जा रहा है तो नीचे नमक ज्यादा बच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें नमक ज्यादा बचेगा ना। ये बेसिकली ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलता है, जहां पे धूप ज्यादा पड़ती है। आगे बात करते हैं प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन में रेनफॉल भी इंक्लूड करते हैं, स्नोफॉल भी इंक्लूड करते हैं। जिस मर्जी वे में पानी ऊपर से नीचे आता है वो सारा प्रेसिपिटेशन कहलाता है। तो जिस एरिया में पर्टिकुलर में प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा वहां पे सैलिनिटी कम हो जाएगी। प्रेसिपिटेशन ज्यादा होने का मतलब है कि नया पानी अगर ऊपर से आके मिल रहा है और किसी चीज में नमक है, तो ऑब्वियस सी बात है नया पानी जब ज्यादा मिल रहा है तो नमक की मात्रा अपने आप ही कम कर देगा। आप सोच के देखो कि एक कटोरी के अंदर 1 चम्मच आपने नमक घोल दिया है, आधी कटोरी उसको फिल करके, अब उसके बाद उसको आधी कटोरी और डाल रहे हो, मतलब पानी और डाल रहे हो उसमें, तो नमक की मात्रा अपने आप ही उसमें कम हो जाएगी, क्योंकि नया पानी आ रहा है, फ्रेश वाटर उसके अंदर आ रहा है। तो सेम जहां पे प्रेसिपिटेशन ज्यादा देखने को मिलेगा वहां पे नमक की मात्रा कम हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। रिवर इनफ्लो का एरिया, यानी कि जहां से पर्टिकुलर रिवर एकदम वो पॉइंट जहां से रिवर ओशियन के अंदर आके मर्ज होती है, मिल रही होती है, उस पॉइंट पे आपको सैलिनिटी कम देखने को मिलती है, क्योंकि वहां से फ्रेश वाटर आ रहा होता है। हालांकि ओशियन के अंदर नमक लेके भी कौन आती है, नदियां ही लेके आती है, क्योंकि नदियां जो एरिया से बह के आती है, लैंड मासेस से बह के आती है, उसके अंदर नमक होता है। और वो नमक नदियों के अंदर इतना ज्यादा क्यों नहीं लगता, क्योंकि वो फ्लो होते हुए आता है और बहुत कम मात्रा होती है। लेकिन ये हजारों लाखों करोड़ों सालों से ये प्रोसेस चल रही होती है, ओशियन के अंदर वो नदी पानी लाके पटकती है, पानी तो इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन नमक इवेपोरेट होता नहीं है, तो ओशियन के अंदर मात्रा नमक की बढ़ जाती है। लेकिन जहां पे फ्रेश वाटर डालेगी नदी वहां पे नमक की मात्रा कम होगी। इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। ऐसे ही सेम ओशियन करंट्स है, विंड पैटर्न्स है, ठीक है, वोल्केनिक एक्टिविटी, ये सारा कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। तो मेन पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, उतने से पॉइंट आप एक्सप्लेन कर दोगे तो एमजीएसयू के लिए मैं कहता हूं बहुत बेस्ट है। बाकी की पॉइंट्स को याद रखना, मैं बार बार कहूंगा उनको अंडरलाइन करना। जो मेन बात है, जैसे आपको सैलिनिटी को एक्सप्लेन करना हो तो ये बात जरूर एक्सप्लेन करना। पीपीटी में उसको मापा जाता है, और 35 जो ग्राम्स होता है वो 1000 ग्राम्स के अंदर पानी के अंदर इसकी मात्रा होती है एवरेज, ये आपको बताना है। चलो आगे बात कर लेते हैं। जेट स्ट्रीम क्या है, इसको मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में वैसे एक्सप्लेन करा था, लेकिन अभी और करूंगा कि इसके ओरिजिन के रीजन क्या है। तो जेट स्ट्रीम सबसे पहले क्या होता है कि जेट स्ट्रीम एक फास्ट फ्लोइंग विंड होती है, जो कि एक नेरो पोर्शन में अपर एटमॉस्फेयर में ब्लो करती है। लगभग हमारे ट्रोपोस्फेयर के पार्ट में ये ब्लो करती है, और जो एल्टीट्यूड है इसका लगभग 9 to 16 किलोमीटर के आसपास होता है। ये बातें अगर आपने अपने आंसर में लिख दी तो मतलब सोने पे सुहागा है आपका आंसर, ठीक है। इसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 150 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर के आसपास इसकी स्पीड होती है। ये क्रूशियल रोल प्ले करती है वहां पे वेदर फिनोमेनन के अंदर, ठीक है, एविएशन के अंदर। ये बातें आपको लिखनी है, और इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये नेरो पार्ट को कवर करता होता है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो वेस्टर्न से ईस्टर्न की डायरेक्शन होती है। तो ये बात आपको कंप्लीट लिखनी है। अब इसको जो इसका ओरिजिन होता है वो क्यों होता है, तो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अर्थ का रोटेशन। अर्थ रोटेट करती है, आपको पता है, और अर्थ रोटेट किस डायरेक्शन में करती है, आई होप ये सबको पता होगा। जब अर्थ रोटेट करती है तो उसके नदर्न हेमिस्फीयर में जो भी हवा टकराएगी ना वो राइट की ओर मूव हो जाएगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में जो भी हवा टकराएगी वो लेफ्ट की ओर मूव हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स का मतलब होता है जब भी कोई रोटेशन में चीज हो रही है, आप कभी कोई रोटेशन में चीज करके देखना और उसके ऊपर कोई चीज एक फिक्स पॉइंट पे डालना, वो चीज अपने आप ही जिस डायरेक्शन में घूम रही है उस डायरेक्शन में आगे की ओर उस चीज को मूव करवा देगी। उसको कोरियोलिस फोर्स बोलती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं जेट स्ट्रीम को इमर्ज होने के लिए। आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट ना पता हो तो मेनली कोरियोलिस
कोरियोलिस फोर्स इफेक्ट करता है, इसके बारे में कुछ भी एक आधी लाइन लिख देना तो भी आपको नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट बात है कि टेम्परेचर जो ग्रेडियंट बिटवीन है पोल्स और ट्रॉपिक्स के बीच में ये भी इफेक्ट करते हैं, क्योंकि पोलर रीजन कोल्ड होता है और ट्रॉपिकल रीजन वार्म होता है, तो कहीं ना कहीं ये जो दो हवाओं के बीच में कॉन्ट्रास्ट होता है तो प्रेशर डिफरेंस होता है, ये जेट स्ट्रीम को बनने के लिए जिम्मेदार करवाता है। ठीक है, इसके अलावा कन्वेक्शन और हेडली सेल्स इंपॉर्टेंट है, सीजनल वेरिएशन जो करता है वो इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा थोड़ा आंखों से निकाल लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आंखों से निकाल के मेन मेन बातें अगर आपने बता दी ना तो ये आपको वहां पे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा ये कन्वेक्शन का मतलब होता है, यहां पे जो जैसे राइज वार्म एयर होती है वो इक्वेटर के पास से आपको पता है ऊपर उठेगी, और जो कोल्ड एयर है वो पोल्स के पास से नीचे डूबेगी, तो यहां पे जेट स्ट्रीम फॉर्म हो जाती है इन दोनों की बाउंड्री के बीच में। तो ये पॉइंट यहां पे बताया गया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब टाइप्स है, अगर मान लो पूछ लिया जाए कि जेट स्ट्रीम के टाइप्स क्या है, तो मेन आपको यहां पे वन लाइन में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। अगर इतना ही आपको पता है तो आप बढ़ा चढ़ा के आगे अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना तो आप कर सकते हो कि पोलर जेट स्ट्रीम होती है जो बेसिकली पोलर एरिया में बनती है, पहली बात तो ये बताओ। दूसरी बात ये बताओ पोलर रीजन का मतलब जो 60 डिग्री लैटिट्यूड लगभग कवर करेगी वहां पे, और यहां पे ये किसके लिए जिम्मेदार होगी, स्टॉर्म्स और कोल्ड एयर के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। सब ट्रॉपिकल जो जेट स्ट्रीम है जो लगभग 30 डिग्री लैटिट्यूड है वहां पे बनती है और ये इफेक्ट करती है मॉनसून वेदर पैटर्न को, और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो एशिया अफ्रीका के आसपास बनती है और इन्फ्लुएंस करेगी मॉनसून को, और लोअर लेवल की जो जेट स्ट्रीम है वो बेसिकली जो सरफेस का जो नियर का एरिया वहां पे बनती है, रीजनल वेदर को इफेक्ट करती है। ये बातें लिख सकते हो। थोड़ा सा ये भी बता दूं इसका नाम जेट स्ट्रीम क्यों रखा गया, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है, जब अमेरिका और जापान के बीच में युद्ध चल रहा था ना, तो यहां से अमेरिका की ओर से जो जापान की तरफ जो जेट जा रही थी, उड़ के जा रही थी, मतलब अटैक वटेक करने के लिए, तो वहां पे उन्होंने एक एनालिसिस ये करते हुए पाया कि जो जेट है उनके सामने कोई काउंटर फोर्स है ऐसी जो काम कर रही है, मतलब ऐसी कोई फोर्स है जो उनको रोक रही है, ऐसी जो फोर्स है जो उनको धकेल रही है, तो वहां से इसके ऊपर सर्वे होता है, वहां से उसके ऊपर आगे स्टडी होती है, इसीलिए इसका नाम जेट स्ट्रीम दिया गया। ये बात भी आप चाहो तो एक लाइन में दो लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो, जिससे आपका आंसर अच्छा लगेगा। आगे बात करते हैं कंक्लूजन, हर एक क्वेश्चन में आपको देना है मेन, इससे आपका आंसर भी अच्छा होगा, टीचर को भी लगेगा, और कंक्लूजन करना कोई बड़ा हार्ड नहीं होता यार, सीधे जो आपने एक्सप्लेन करा उन्हीं को 3-4 बातें मेन मेन निकाल के कंक्लूड कर दो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक्सप्लेन द ओशियन करंट्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की ओशियन करंट्स को एक्सप्लेन करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, यहां पे ऐसे भी आ सकता है कि किसी एक ओशियन की करंट्स को बताओ, तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बोल रहा हूं, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि जैसे अटलांटिक ओशन में उठने वाली करंट्स को बताओ, तो ऐसा कुछ पढ़ के चले जाना, थोड़े थोड़े 3-3 4-4 मतलब कीवर्ड्स के तौर पे पढ़ लेना, आगे वहां पे जाके कुछ कुछ मिलता जुलता लिख दोगे तो भी चलेगा। अब करंट्स बेसिकली होता क्या, सबसे पहले ये बात जानते हैं, तो ओशियन के अंदर जब अपने को पानी एक बहता हुआ दिखाई दे रहा है, नदी के तौर पे ऐसा लग रहा है जैसे पानी चल रहा है, उसी को बेसिकली करंट्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि ओशियन के अंदर, और ये करंट्स आता क्यों, ओशियन के अंदर पानी की मूवमेंट होती क्या है, इसको इफेक्ट करता है विंड है, टेम्परेचर है, डिफरेंस है, उनकी जो सैलिनिटी वेरिएशन करती है उनके अकॉर्डिंग है, अर्थ का जो रोटेशन है, कोरियोलिस इफेक्ट है, ये सारी ही चीजें इफेक्ट करती है, कहां से पानी कितना गर्म है, कहां से पानी कितना ठंडा है, किस डायरेक्शन में हवा ब्लो कर रही है, सारी चीजें इफेक्ट करती है इस चीज को, ये बातें आपको लिखनी है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, तो कहते हैं ओशियन करंट्स को अपने बात करते हैं, एक सरफेस करंट्स होती है जो बेसिकली मेनली जो ऊपर की जो हवा बहती है वो कवर करती है उसको, और उसको लगभग 400 मीटर जो ओशियन का ऊपर का पानी है उसको ये कवर करेगी। दूसरा डीप ओशियन करंट है जो कहीं ना कहीं थर्मोहेलिन सर्कुलेशन पे डिपेंड करता है, और ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि पानी के अंदर डेंसिटी कैसी है, नीचे पानी का टेम्परेचर कितना वेरी कर रहा है, उसमें सैलिनिटी कितनी है, उसके हिसाब से ये करंट्स आती है, और ये डीप ओशियन में आती है। ऊपर की जो सरफेस करंट है जो विंड के द्वारा है वो लगभग 400 मीटर जो ओशियन का पानी है उसको कवर करती है, ये बात आपको याद रखनी है। यहां पे मैंने मेजर ओशियन करंट जैसे अटलांटिक ओशियन करंट के बारे में बताया कि जो गल्फ स्ट्रीम है, बेसिकली गल्फ स्ट्रीम कहां पे आती है, ये मूव करती है वार्म वाटर को, कहां पे लेके जाती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको से यूरोप की ओर, तो ये वार्म गल्फ स्ट्रीम कहलाती है, यानी कि गर्म से ठंडे की ओर जाती है। तो ऐसा ध्यान रखना, ये स्ट्रीम होती है, ये कहीं ना कहीं जो करंट्स आती है ये क्या करती है, एक कॉर्नर से पानी के दूसरे कॉर्नर पे जाती है, तो अगर गर्म से ठंडे की ओर जा रही है तो वहां के पानी को गर्म कर देगी, और अगर ठंडे से गर्म की ओर जा रही है तो पानी को ठंडा कर देगी। और ये कहीं ना कहीं वहां पे जो मरीन लाइफ है उसको चलाने में भी इंपॉर्टेंट होती है, नेविगेशन में भी इंपॉर्टेंट होती है। ये सारी बातें आपको इसके फीचर्स के अंदर इंक्लूड कर देनी है, जो मैंने इसके आंसर में इंक्लूड भी करी है। कुछ एक के याद रखने, जैसे अटलांटिक ओशियन करंट में आप 2-3 के नाम याद रख लो, जैसे एक गल्फ स्ट्रीम का नाम याद रख लिया, एक आप चाहो तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का नाम याद रखो, जो कि कहीं ना कहीं गल्फ स्ट्रीम से आती हुई नदर्न वेस्टर्न यूरोप की ओर जाती है। अब एक आधा नाम आपको और याद करना हो तो ब्राजील करंट का नाम याद करो, जो कि फ्लोज होती है साउथ वर्ड से ब्राजीलियन कोस्ट की ओर, ऐसा करके एक ठंडी एक गर्म का नाम याद कर लो एक आधी का। सेम ऐसे ही पैसिफिक ओशन में आपको याद कर सकते हो, जैसे इसमें यहां पे लिखा है कैलिफोर्निया करंट, जो कि कोल्ड करंट होती है, यानी कि ये कहीं ना कहीं ठंडे एरिया से गर्म एरिया की ओर ऑब्वियस सी बात है जा रही होगी। और नदर्न पैसिफिक करंट है जो कि वार्म
करंट है जो कि फ्लोज करती है ईस्ट वार्ड से लेके नॉर्थ पैसिफिक के एरिया की ओर जाती है। तो ऐसे आपको ये यहां से रटने का कॉन्सेप्ट है, यहां पे एक एक दो दो आपको याद करना है। इंडियन ओशन का याद कर लेना। अब मान लो सर खाली एक इंडियन ओशन की करंट के बारे में इतना ज्यादा आ गया, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो सबसे पहले करंट को डिफाइन करोगे, फिर उसी के अंदर करंट की डेफिनेशन वो फीचर्स बता दोगे कि करंट ये काम करती है, जो मरीन लाइफ होती है उनको चलाने में काम करती है, नेविगेशन के लिए काम आती है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट को चेंज करने में काम आती है वहां के। तो ये चीज वेदर फिनोमेनन के लिए इफेक्ट जिम्मेदार होती है। ये कुछ एक बातें तो आप लिख ही दोगे, और साथ ही साथ में इनके जो तीन तीन चार चार आप पॉइंट पढ़ के जा रहे हो ना, ये कहां से कौन से एरिया में जा रही है, इन्हीं को पॉइंट में लिख के बाद में एक्सप्लेन कर सकते हो। बाकी मैंने बोल दिया, इस क्वेश्चन को आप अलग से जरूर पढ़ना, किसी एक क्वेश्चन का पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नीचे इंपॉर्टेंस वगैरह डाली हुई जो, और एक यहां पे क्वेश्चन बनता है कि इंपॉर्टेंट में वेदर फिनोमेनन जैसे मैंने बताया, तो वहां पे अल नीनो और ला नीना क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसको आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ देना। ये आपके जो स्मॉल क्वेश्चन बनते हैं वहां पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि अल नीनो या ला नीना क्या इफेक्ट होता है, ये चीज आपको देखनी है। ये कहीं ना कहीं मॉनसून को, वेदर को बड़ा इंपैक्ट करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। रेनफॉल कितनी होनी है, कितनी नहीं होनी, ये बहुत यूजफुल होता है। तो थोड़ा सा इसको चेक करना। डिस्कस द कोस्टल टोपोग्राफी की बात कर लेते हैं, यानी कि कोस्टल एरिया में जब पानी बहता है, मतलब तो वो किस तरह की लैंडफॉर्म को बनाएगा। तो यहां पे आई थिंक मैंने इसकी पक्की पक्की फोटो डाली होगी यार, तो फोटो देख लेते हैं पहले, ताकि आपको उससे समझाने में आसानी हो। डालिए। तो ये कोस्टल एरियाज के अंदर देखो लेगून्स बनती है। अब लेगून्स क्या, इनका छोटा क्वेश्चन है चाहे बड़ा क्वेश्चन है, कर सकते हो कि लेगून्स वो पार्ट होता है जो कहीं ना कहीं ओशियन के कोस्टल एरिया में लोकेट करता है। कोस्टल एरिया में होता है, लेकिन बीच में क्या होता है, एक सेपरेट होता है नेचुरल तरीके से, और ये कवर हो जाता है, मतलब यहाँ के बीच में लैंड मास आ जाता है और उसके बीच में पानी भरा होता है। अब बीच में ये पानी आता कहां से, तो पानी आएगा ओशियन के वेव्स वगैरह से पानी आता है, ये लेगून्स होता है। बे होता है, वो तो आपको दिखा जैसे बे ऑफ बंगाल होती है। बे होता है ये बड़ा एरिया होता है जिसके साइड में जो एरिया है वो लैंड मास से घिरा होगा, बीच में पानी होगा, और ये पानी कहीं ना कहीं ओशन वगैरह से आ रहा होगा। ये लार्ज वाटर बॉडी होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब स्पीड्स क्या बोलते हैं, देखो यहां से आप लोकेट कर सकते हो स्पीड्स क्या होते हैं, स्पीड्स क्या पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं। यहां से देखो टोम्बोलो कौन सा पॉइंट होता है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट जो नेरो पॉइंट होता है, जो लैंड मास से घिरा हुआ पॉइंट होता है, नेरो पॉइंट, और जो पानी के अंदर मर्ज होता है, यानी कि नेरो लैंड मास का पॉइंट होता है, और साइड में जिसके पानी होता है, इसको अपने बोलते हैं टोम्बोलो वाला पॉइंट बोलते हैं। तो अब इनको एक्सप्लेन कर रखा है मैंने कुछ एक को, तो अपने पूरा एक एक को बताऊंगा, वो तो मैंने जस्ट आपको थोड़ा सा दिखाया कि जितना आपको पता चले। इसमें काफी कुछ बताया मैंने, एटोल्स वगैरह को भी बताया, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आपको जितने की याद रहे उतने लिख देना, जरूरी नहीं है सारे लिखने, है ना। कोई 4-5 याद रहे तो 4-5 लिख देना, ज्यादा याद रहे तो ज्यादा लिख देना, है ना। तो क्लिफ को जानते हैं, तो क्लिफ क्या होती है, जैसे भी आप इसकी फोटो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो पार्ट जब एक पानी बह रहा होता है, रोक्स का वो पार्ट, तो रोक्स को साइड में से काट देता है। तो एक पर्टिकुलर जो रोक्स का, जिसका स्टीप ढाल वाली रोक्स की जो बची अपने को दिखाई देता है, उसको क्लिफ कहते हैं। ऐसा ही इसके अंदर आता है सी केव्स होती है। सी केव्स क्या होती है, एक रोक होगी, पहले सिंपल सी बात है। अब पानी क्या करेगा, जो नीचे का सॉफ्टर पार्ट है ना, उसको बार बार टकरा के उसको काट देगा, उसको काट देगा तो उसके बीच में होल हो जाएगा, तो वो अपने को सी केव्स टाइप देखने को मिलेगी। सेम वैसे ही आर्च का फॉर्मेशन होता है। इनमें थोड़ा सा फॉर्मेशन होता है कि जो सी केव्स है वो बेसिकली जो उसकी साइड में जो रोक्स बची है वो बहुत ज्यादा नहीं बची होती, जबकि आर्क के अंदर थोड़ी सी ज्यादा बची हुई देखने को मिलती है। सेम वैसा ही होता है, यही फॉर्मेशन वैसा ही होता है कि साइड का पार्ट और बीच का पार्ट है वो काट देती है, ठीक है। इसको अपने बोल देते हैं। और क्लिफ में देखने को क्या मिलता है कि ऊपर का पोर्शन है वो भी कट जाता है, साइड में आपको माउंटेन सी खड़ी हुई दिखाई देगी, उसको क्लिफ बोल देते हैं। तो सिंपल सी बात है यार। डिपोजिशनल में अगर अपने देखें तो बीचेस आप जानते ही हो, बीच कैसे बनती है कि जब जो पानी अपने साथ भागे आएगा तो सेडिमेंट्स वगैरह को डिपोजिट कर देगा साइड में, जहां पे फाइन पार्टिकल्स भी देखने को मिलेंगे, कुछ एक कोर्स पार्टिकल भी देखने को मिलेंगे, उसको बीचेस बोलते हैं। और स्पीड्स जिसकी मैंने फोटो दिखाई उसको क्या बोलते हैं, वो नेरो लैंड जो एक्सटेंशन करती है लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट, यानी कि कहीं ना कहीं किनारे के पास जो एक्सटेंड करती हुई अपने को देखने को मिलती है, मिट्टी से बनी हुई होती है, उसको बेसिकली अपने क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं स्पिट बोलते हैं, जो कि स्पर्न हेड यूके के अंदर देखने को मिलती है। सेम ऐसे ही बार्स और लेगुन्स के बारे में जानते होंगे। लेगुन्स मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि लेगुन्स क्या होता है, कि वो कोस्टल एरिया के अंदर पाया जाता है। लेगुन्स और एटोल्स में यही डिफरेंस है कि एटोल्स होते हैं वो वाटर बॉडीज के बीच में पाए जाते हैं, और वो कैसे पाए जाते हैं कि पहले शुरुआत में कभी माउंटेन रही होगी, अब माउंटेन क्या होता है, इरोजनल एक्टिविटी से, वेदरिंग एक्टिविटी से माउंटेन तो खत्म हो जाएगी, उसके आसपास कोरल रीफ बन जाती है। कोरल रीफ का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट एक्सट्रीट करते हैं कोरल्स, उनके एक ढांचा बन जाता है, वो ढांचा चारों ओर रह जाता है और बीच में उसके पानी डिपॉजिट हो जाता है, उसको एटोल्स बोल देते हैं। और लेगुन्स होती है वो एक शोर लाइन पे बनती है, किनारे के ऊपर बनती है, नेचुरल बॉडी होती है, जो कि कहीं ना कहीं से बीच में क्या होता है, एक लैंड मास आ जाता है पानी के, मतलब उसके किसके, ओशियन के, और वो लैंड मास कहीं ना कहीं थोड़े से पानी की बॉडी को अलग कर देती है, उसी को अपने लेगुन्स बोल देते हैं ना। और उस लेगुन्स में पानी आता कहां से है, तो सी वेव्स वगैरह से आते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया ना।
तो ऐसे कुछ एक पॉइंट आपको बता दिए। कोरल्स मैंने आपको बता दिया, कोरल रीफ हो ही गया, ठीक है। तो ये बातें आप आंखों से निकाल लेना। इसके अलावा कुछ एक और होती है, जैसे वेव्स होती है वो जिम्मेदार होती है ये लेके आने के लिए, टाइड्स होती है वो बनाती है, ठीक है, करंट्स होती है, ये सारी चीजें होती है ना जो कहीं ना कहीं जिम्मेदार होती है। अब इन कोस्टल टोपोग्राफी का क्या इंपॉर्टेंस है वो देखो कि ये कहीं ना कहीं जो कोस्टल कम्युनिटीज है उनको बचाने का काम करती है इरोजन और स्टॉर्म वगैरह से। ये बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि यहाँ पे मैंग्रोव्स के जंगल आपको देखने को मिलते हैं, फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, कोरल रीफ्स आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे टूरिज्म और फिशिंग का काम अच्छा होता है, ये अपने को देखने को मिलता है ना। तो ये कई चीजें इंक्लूड होती है, वो आप आंखों से थोड़ा सा निकाल लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डिस्क्राइब द साइकिल ऑफ इरोजन बाय W.M. डेविस। तो ये अपने पढ़ते हैं कि विलियम मॉरिस डेविस ने साइकिल ऑफ इरोजन कैसे दिया। ये एक अमेरिकन जियोग्राफर थे, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे। इन्होंने साइकिल ऑफ इरोजन को 19th सेंचुरी में दिया। इन्होंने साइकिल ऑफ इरोजन को 19th सेंचुरी में 3 प्रोसेस में दिया। इन्होंने कहा कि नदी अगर इरोजन करेगी तो वो 3 तरीके से करेगी। पहले नदी होती है यूथ स्टेज में, मेनली 3 बताए, लेकिन चौथा इसका होता है जिसको रेंजुवेशन बोलते हैं। मेन होता है यूथ स्टेज, एक होता है मेच्योरिटी और एक होता है ओल्ड स्टेज। तो अपने यूथ स्टेज की बात करते हैं कि यूथ स्टेज में अगर नदी आएगी तो नदी के पास, रिवर के पास एनर्जी वहां से ज्यादा होगी जहां से वो मर्ज हो रही है, तो वहां पे वो स्टीप स्लोप बनाएगी जिसको अपने वी शेप्ड वैली बोलते हैं, वो बनाएगी ना। और यहां ये इसी के कारण वाटरफॉल और रैपिड्स आपको देखने को मिलेंगे। और यहां से क्या होगा, एनर्जी रिवर की ज्यादा होगी, तो इस पर्टिकुलर एरिया में आपको अनइवन रिलीफ नदी के द्वारा बनाए जाएंगे। और ये ज्यादा एरिया से क्या करेगी, मतलब चौड़ाई में कम लेकिन पर्टिकुलर गहराई में ज्यादा एरिया को ये कट करेगी, ठीक है। डिप्रेशन आपको गहरे यहां पे देखने को मिलेंगे, जैसे कि हिमालयन रिवर जो कि स्टीप ग्रेडियंट बनाती है। इसके अलावा मैच्योरिटी स्टेज वो होती है जब कहीं ना कहीं नदी का थोड़ी सी स्पीड कम हो जाती है। अब यहां पे ये जो वैलीज बनाएगी ये थोड़ी चौड़ी बनाएगी लेकिन गहरी कम बनाएगी, यानी कि शेलो होगी, इतनी ज्यादा गहरी नहीं होगी। और यहां पे फूड प्लेन्स कहीं ना कहीं क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं, इरोजन हो जाता है, वो स्लो हो जाता है। जो डाउन कटिंग है, मतलब नीचे गहरा कटिंग है, वो कहीं ना कहीं कम होना शुरू हो जाता है। यहां पे रिवर मिएंडरिंग का काम करना शुरू कर देती है, यानी कि मिएंडरिंग का मतलब ऐसे लहरदार होकर चलना, लहरदार होकर बहना शुरू हो जाती है। यहां पे फ्लड प्लेन्स है वो डेवलप हो जाएंगे। यहां पे जो भी रिलीफ बनेंगे वो इतने ज्यादा अनइवन नहीं, मॉडरेट देखने को आपको मिलेंगे। और ऐसा कहां पे देखने को मिलता है, तो जो मिडिल कोर्स है गंगा का वहां पे और मिसिसिपी रिवर का। और ओल्ड एज वो होती है जब नदी का फ्लो एकदम कम हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ वहां पे फ्लड प्लेन आपको देखने को मिलेंगे, या वहां पे मिएंडर करती हुई नदी थोड़ी सी अपनी चैनल ही चेंज कर लेती है, जिसको ऑक्सबो लेक वगैरह बन जाती हैं। और फाइनली वो डेल्टास वगैरह बनाने का काम करती है, सेडिमेंट डिपोजिशन का काम करती है, वो करती है। और एक टाइम पे जब सेडिमेंट डिपोजिट इतने हो जाते हैं कि नदी उस एरिया में बह ही नहीं पाती, तो एक नया कट वो ले लेती है, नया रूप धारण करती है, नए एरिया में फ्लो करती है, उसी को रेंजुवेशन बोलते हैं। तो ये इनके जो भाई डेविस साहब के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है, तो आपको ध्यान देना है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आप चाहो तो इसका थोड़ा थोड़ा डायग्राम वगैरह भी देख सकते हो, गूगल पे आप डायग्राम देखो, उन डायग्राम को हल्का फुल्का पेंसिल से ड्रॉ करके आ जाना, नंबर आपको मिल जाएंगे। मेन मेन बातें मैंने आपको बता दी। अब एक्सप्लेन करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर बेल्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि अर्थ के सरफेस पे प्रेशर बेल्ट कैसे होती है। प्रेशर बेल्ट का मतलब होता है हवा का जो प्रेशर है, मूवमेंट है, वो अलग अलग होता है। वो अलग अलग कैसे होता है, क्योंकि टेम्परेचर में वेरिएशन है, कोरियोलिस इफेक्ट देखने को मिलता है, अर्थ भी रोटेट करती है, एक जगह अपनी नहीं रहती, इवन अर्थ टिल्ट भी करती है। तो यहाँ पे जो सनलाइट है वो भी एक जैसी नहीं होती, और सनलाइट अगर एक जैसी नहीं होगी तो हवा का प्रेशर ऑब्वियस ही बात है एक जैसा होगा ही नहीं। जहां पे सनलाइट ज्यादा पड़ती है, धूप ज्यादा पड़ती है, वहां पे लो प्रेशर बनता है। लो प्रेशर बनने का मतलब है वहां की हवा गर्म हो जाती है और गर्म हवा ऊपर उठ जाती है। और जहां पे जो सनलाइट कम पड़ती है वहां पे हाई प्रेशर बोलते हैं उसको। हाई प्रेशर का मतलब है कि वहां पे हवा के अंदर पानी ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे धूप कम पड़ रही है, तो सिंपल सी बात है वो ऊपर नहीं उठेगी, वो उस एरिया में बहना शुरू कर देती है जहां पे गर्म हवा ने ऊपर उठ गई है, तो उसकी जगह को वो कवर करना शुरू कर देती है। इसी के कारण हवा बहती है। तो इसी के कारण प्रेशर बेल्ट भी बनती है डिफरेंट टाइप्स की। तो सबसे पहली प्रेशर बेल्ट का नाम पड़ती है अपने इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। बड़ा ही आसान है इस क्वेश्चन को याद करना। 4 तरह की बेल्ट है। सबसे पहले इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड पे बनती है, 0 डिग्री लैटिट्यूड पे बनती है, उसको कहते हैं। इसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी कहते हैं, जहां पे धूप सबसे ज्यादा पड़ती है वहां पे ये बनती है। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहां पे सोलर इंटेंस हीटिंग के कारण होता है, तो यहां की गर्म हवा ऊपर उठ जाती है और यहां पे लो प्रेशर बन जाता है। हो गया एक। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये थोड़ी वार्म होगी, इसमें हल्का फुल्का आपको मॉइस्चर देखने को मिलेगा, और ये जब ऊपर उठ जाएगी तो वहां की जो दूसरी हवाएं होगी वो कूल और डेंस होगी, यहां पे बारिश करने का काम करती है। ये डोल ड्रम के तौर पे भी जिम्मेदार है। और डोल ड्रम क्या होता है, इसको शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने आसान से एक्सप्लेन करा है, देख लेना। हाँ, ये बनती कहां है, एरिया का नाम जरूर लिख देना एक आधा। जैसे अमेज़न बेसिन के अंदर बनती है, ये रेन फॉरेस्ट जो है, कोंगो बेसिन है, वहां पे बनती है। दूसरा, पहला 0 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री जो नॉर्थ और सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे बनती है। इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं।
ठीक है। ये राइजिंग एयर है, वो इक्वेटर से मूव करती है कहां पे, पोलवर्ड की ओर मूव करती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये ड्राई होगी, स्टेबल एयर होगी, और ये बेसिकली जो डेजर्ट के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होगी। ठीक है, और ये वीक सरफेस विंड भी कहलाती है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान दे लेना। इसके बाद बात करते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, जो कि पहली 0 डिग्री, दूसरी 30 डिग्री, ये 60 डिग्री नदन और 60 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में बहती है। अब ये है, ये कहीं ना कहीं कोल्ड पोलर एयर मीट करेगी वार्म ट्रॉपिकल एयर से। तो यहां पे कोल्ड और वार्म ट्रॉपिकल जो एयर है वो कहीं ना कहीं मीट करती है। तो यहां पे जो वार्म एयर है वो राइज हो जाएगी, जिसके कारण वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये पोलर फ्रंट बनाती है, और फ्रंट क्या होता है इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, ध्यान रखना। दो एयर मासेस के बीच का पॉइंट, यानी कि कोल्ड और वार्म एयर मासेस के बीच का पॉइंट फ्रंट कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये बेसिकली जो कंडीशन है ये कहां बनती है, तो ये नदर्न अटलांटिक रीजन के अंदर ये बनती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। यहां पे कहीं ना कहीं जेट स्ट्रीम भी देखने को मिलती है, ये बात अपने पढ़ ही चुके हैं। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट जो कि 90 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड के अंदर और 90 डिग्री सदर्न लेटीट्यूड के अंदर बनती है, दोनों के अंदर, जहां पे एक्सट्रीम लेवल का कोल्ड टेम्परेचर होगा, जो कि हवा अगर ठंडी होगी तो वो डूबेगी, तो यहां का हाई प्रेशर बनना शुरू होगा। तो यहां से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसको देखने को मिल सकती है कि यहां पे ठंडी हवा बहेगी, ठंडी हवा बहने से यहां के जो डेजर्ट है वो पोलर डेजर्ट बनेगी। जैसे अंटार्कटिका के अंदर डेजर्ट आपको देखने को मिलते हैं, जैसे आर्कटिक एरिया के अंदर डेजर्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो ये है हवाओं का अपना अपना, और ये क्या क्या इन्फ्लुएंस करती है, तो ये इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं किसको करेगी कि ट्रॉपिकल जो रीजन है वो लो प्रेशर लेके आएगा, तो वो हॉट और ह्यूमिड और रेनी वाला होगा। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर होगा तो वहां पे ड्राई और डेजर्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे बारिश कम होगी, ह्यूमिडिटी नहीं होगी तो बारिश कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। मिड लेटीट्यूड वाला होगा जहां पे वेस्टर्न लाइट्स और पोलर दोनों फ्रंट देखने को मिलते हैं। ये वेरिएबल करता है वेदर को, टेम्परेट क्लाइमेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और इसके अलावा शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट, ये भी आप थोड़ा सा आंखों से निकालना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको मेनली ये है कि प्रेशर बेल्ट कौन कौन सी होती है। अगर किसी बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं है, वो इतना तो लिख सकता है यार कि 0 डिग्री इक्वेटर बेल्ट होती है। अब 0 डिग्री इक्वेटर बेल्ट होती है, वहां गर्मी ज्यादा होती है, तो गर्म हवा वहां से उठना शुरू करेगी, इतनी बातें याद रहेगी। फिर दूसरा आप 30 डिग्री वाला चलोगे, तीसरा 60 डिग्री वाला चलोगे, चौथा 90 डिग्री वाला चलोगे। 60 डिग्री वाला आपको पता है मिड जो एल्टीट्यूड वाला कहलाता है। यहां पे कहीं ना कहीं वार्म और कोल्ड है वो दोनों मीट करती है, यहां जेट स्ट्रीम भी बनती है कुछ हद तक। तो ये सारी बातें आपको कुछ मेन पॉइंट है ना, उनको भी अगर आपने याद कर लिया, जो मैंने इस वीडियो में मैं मेन की पॉइंट्स आपको बता रहा हूं ना, वही आपने एक्सप्लेन कर दिया, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। व्हाट इज द वेदरिंग, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वेदरिंग। भाई इस क्वेश्चन के लिए मैंने सेपरेट आपके लिए अच्छे से वीडियो बनाई है, थोड़ा सा मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा कि वेदरिंग एक ऐसा फिनोमेनन होता है जिसमें आप रॉक्स का कट डाउन होता है, मिनरल्स का टूटना फूटना, मिट्टी का, वो वेदरिंग होता है। ये कहीं ना कहीं सोइल के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होती है। इसमें मिट्टी कहीं दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं होती, बल्कि वहीं से टूट फूट कर वहीं पे बनती है। मतलब जो रॉक्स का टूटना फूटना, वहीं पे मिनरल डिपॉजिट होना, ये वेदरिंग कहलाता है। वेदरिंग के 3 फिनोमेनन बेसिकली जाने जाते हैं। एक फिजिकल होता है वेदरिंग, ठीक है। फिजिकल वेदरिंग का मतलब कि जो भी रॉक्स वगैरह टूट रही है उसके अंदर जो अंदर की कंपोजिशन है उसमें चेंज नहीं होता। जैसे कि डेजर्ट के एरिया के अंदर कोई भी चीज बन रही है, माउंटेन एरिया के अंदर बन रही है, कोल्ड रीजन में बन रही है, वो बेसिकली होती है। जैसे यहां पे कुछ एक एग्जांपल मैंने लिखा है, वैसे इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना रखी है जहां पे एक बात को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जैसे फ्रोस्ट वेइंग जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है कि जब सिंपल सी बात है पानी रॉक्स के अंदर दरारों में जाएगा, वहां पे फ्रीज हो जाएगा, फ्रीज होने से वो दरारें क्या होगी, एक्सपेंड होगी, एक्सपेंड होने से चट्टान टूट जाएगी। अब यहां पे जो रॉक्स का टूटने से क्या उसकी केमिकल फॉर्मेशन चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो इसको अपने बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग में रखते हैं। जैसे अल्पाइन और पोलर रीजन के अंदर ऐसी बनती हुई दिखाई देती है। थर्मल एक्सपेंशन वो होता है कि जब रॉक्स दिन के टाइम में जब गर्म होता है तो वहां पे थोड़ी सी वो क्या करती है, अपने आप में हॉट होगी तो वो क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, और ठंड के टाइम में नाइट को वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ऐसे फीचर के कारण उसमें फ्रैक्चर आ जाते हैं, फ्रैक्चर आने के कारण वो टूटती है, और ऐसा बेसिकली सारा डेजर्ट के इलाके में आपको देखने को मिलता है। तो ये मैंने मोटा मोटा आपको बताया। आगे केमिकल वेदरिंग में कहीं ना कहीं उनका जो अंदर का जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो जाता है। वो कैसे चेंज होता है, तो ऑक्सीडेशन होने से। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, भाई सिंपल सी बात है, आयरन आपको पता है ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, उसके ऊपर रस्ट लग जाती है। तो सेम ऐसा ही होता है, रॉक्स के अंदर क्या होगा, आयरन होगा, उसके ऊपर बारिश वगैरह होगी, ऑक्सीजन जाएगा तो उसके ऊपर रस्ट लगेगा, रस्ट लगने से क्या होगा, वो रॉक्स कहीं ना कहीं उसमें दरार आना शुरू हो जाएगी, तो टूटना शुरू हो जाएगी। तो ये होता है जहां पे केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। कार्बोनेशन जानते ही हो कि रेन वाटर एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसके कारण कार्बोनिक एसिड बनता है जो कि डिसॉल्व कर देता है लाइमस्टोन और मार्बल को। तो इसके कारण वो टूटने के लिए जिम्मेदार होती है, लाइमस्टोन और मार्बल टूटने के लिए जिम्मेदार होती है। तो सेम ऐसा ही हाइड्रोलोसिस प्रोसेस है, हाइड्रोनेशन है। हाइड्रोनेशन का मतलब जब पानी एब्जॉर्ब कर लेती है कुछ एक रॉक्स, तो एब्जॉर्ब करने के बाद वो फूल जाती है, एक्सपेंड करती है, यानी कि जैसे जिप्सम वगैरह होगी या कुछ एक चीजें घुल जाती है तो वो टूटती है। तो इस तरह से जब डिजोलेशन की प्रोसेस होती है, जब कहीं ना कहीं उसकी अंदर का जो प्रोसेस है, अंदर का जो सब्सटेंसेस है वो जब चेंज होते हैं, उनको केमिकल प्रोसेस बोलते हैं अपने। तो
ये आप देख लेना। बायोलॉजिकल वेदरिंग आप जानते ही हो कि जब प्लांट्स हो गए हैं, एनिमल्स होते हैं, माइक्रोवेव्स होते हैं, उनके कारण रॉक्स का टूटना फूटना। अब उनके कारण भी रॉक्स कैसे टूटती है, उनके कारण कैसे, तो सिंपल सी बात है, जब एक प्लांट्स को आपने उगते हुए देखा होगा तो उसकी जब जड़ें अंदर जाएगी तो रॉक्स को तोड़ेगी कि नहीं तोड़ेगी? तोड़ेगी। अगर मान लो कोई प्लांट्स है, कोई एनिमल्स है, वो डेड हो गया तो उसकी बॉडी कहीं पर भी मान लो एक पर्टिकुलर एरिया में है, वो रॉक्स वगैरह के अंदर फंसेगी। और फंसने के बाद धीरे धीरे वो जैसे जैसे उसकी हड्डियों का ढांचा नीचे जाएगा तो उसको लाखों सालों से इस प्रोसेस को क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। तो ये सारी चीजें जिम्मेदार होती है कहीं ना कहीं रॉक्स को तोड़ने के लिए। तो इनको मेन की पॉइंट्स को पढ़ो, ज्यादा आपके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि नोट्स में मैंने बहुत सारी चीजें एडिशनल डाली हुई, ज्यादा डाली हुई है, जो कि आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एमजीएसयू वालों के लिए। कहीं अगर कोई कंपटीशन की तैयारी वगैरह कर रहा है कोई अच्छे लेवल की, तो उनको ज्यादा चीजें ये पढ़ने की है, तो वो चाहो तो आप बाद में पढ़ लेना। एक बार मेन आपका प्रयास होना चाहिए एग्जाम को क्लियर करना। नेक्स्ट बात है साइक्लोन क्या है, डिस्कस द ओरिजिन और कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ आप टेम्परेट साइक्लोन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साइक्लोन क्या होता है भाई? साइक्लोन हवा का कहीं ना कहीं एक चक्कर के तौर पे बन के घूमना। और वो घूमता क्यों है? क्योंकि सिंपल सी बात है, लो एटमॉस्फेयर जनरेट होगा, यानी कि लो एटमॉस्फेयर जिस पर्टिकुलर एरिया में बनेगा, और वो बनेगा क्यों? क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर अलग अलग होगा। तो जहां का लो प्रेशर बनेगा वहां पे हवा बन के एक स्पाइरल के तौर पे घूमना शुरू कर देती है, उसी को साइक्लोन कहते हैं। और साइक्लोन में ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन दो तरह के होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर आपसे कोई छोटे मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए तो उसका एग्जांपल आप हरिकन और टाइफून एग्जांपल दे सकते हो। टेम्परेट साइक्लोन जो बेसिकली 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री एल्टीट्यूड या लेटीट्यूड के आसपास जो आते हैं उनको अपने टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं। अब इनके ओरिजिन की बात कर लेते हैं कि ओरिजिन और फॉर्मेशन इनका कैसे होता है। तो टेम्परेट साइक्लोन है उसको मिड लेटीट्यूड साइक्लोन भी कहते हैं या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहते हैं। ये फॉर्म्ड वहां पे होते हैं जहां पे कोल्ड पोलर जो एयर मासेस है वो वार्म ट्रॉपिकल एयर मासेस से मीट आउट होती है। तो अलग जो डिफरेंट एयर मासेस जब मिलेंगे तो वहां पे साइक्लोन ये फॉर्म होगा। एक बात आसान होगी, यहां पे फ्रंट का फॉर्मेशन हो जाएगा कि जब डिफरेंट एयर मासेस मिलते हैं तो उनके बीच का जो पॉइंट होता है उसको अपने क्या कहते हैं, फ्रंट कहते हैं। ये आपको पता है। इसके बाद साइक्लोन डेवलप यहां पे कैसे होता है तो वो बता रखा है कि एक लो जो प्रेशर सेंटर फॉर्म होगा वहां से, तो वहां से विंड स्टार्ट कर देगी रोटेट करना। और रोटेट कैसे करेगी ये बात इंपॉर्टेंट है। यहां पे काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगी यहां पे नदर्न हेमिस्फीयर में और क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस इफेक्ट के कारण। और कोरियोलिस इफेक्ट क्या है वो मैंने आपको बता दिया। सेम ऐसे ही यहां पे एक ओकल्जन स्टेज होती है जिसपे बेसिकली कहा जाता है कि जब कोल्ड फ्रंट है वो फास्ट मूव करेगी और ओवरटेक करेगी वार्म फ्रंट को, तो यहां से जो लिफ्टिंग हो जाएगी वार्म एयर मास है वो कंप्लीटली सरफेस से अलग होके ऊपर उठ जाएगी। तो यहां पे फिर हेवी क्या होगा, रेनफॉल होगा। अगर रेनफॉल हेवी होता है तो सिंपल सी बात है क्या देखने को मिलेगा, तो रेनफॉल हेवी होगा तो उसका बेनिफिट भी देखने को मिलता है और नुकसान भी देखने को मिलता है। तो नीचे इसके बेनिफिट और नुकसान के बारे में बताया गया है। आप चाहो तो इसकी इंपॉर्टेंस और इंपैक्ट मैंने यहां पे शॉर्ट में लिखा गया है कि पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है, रेनफॉल होता है, टेम्परेट रीजन कर देता है, ये अच्छी बात है। इससे क्या डिफरेंट एयर मासेस मिलती है तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर का रेगुलेशन होने को देखने को मिलता है। नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है तो हेवी स्टॉर्म आता है, हेवी स्टॉर्म आएगा तो फ्लड आएगी, फ्लड आएगी तो कहीं न कहीं जो एग्रीकल्चर है उसको नुकसान होगा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है उनको नुकसान होगा। तो ये कीवर्ड अपने ने जो टेम्परेट साइक्लोन है उसके बारे में पढ़ा। टेम्परेट साइक्लोन बनता कहां पे है तो वो आपको याद रखना है, जहां पे लो प्रेशर बनेगा। और ये कहां पे, लगभग इसका एरिया क्या होता है, मिड लेटीट्यूड होता है। तो 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री लेटीट्यूड का टाइम जो होता है हमारा जोन, वहां पे ये बनता है। वहां पे फ्रंट क्रिएट होगा, उसके बाद ये बनेगा नदर्न हेमिस्फीयर में। ये कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज इसको बोल देते हैं, और नीचे क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट बातों को कीवर्ड के तौर पे लिख देना, नंबर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रह गया अभी, डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि मैंने क्वेश्चन एक इंक्लूड नहीं करा है जिसको बोलते हैं अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक के टाइप्स क्या है, उसको थोड़ा सा आंखों से निकाल लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है। यहां पे अपने इंटरनल स्ट्रक्चर जानेंगे तो अर्थ की स्ट्रक्चर को अपने 3 पॉइंट में बांटते हैं मेनली। एक होता है क्रस्ट, एक होता है मेंटल, एक होता है कोर। क्रस्ट आउटर पार्ट होता है जिसके ऊपर अपने रह रहे हैं, जो लगभग 5 टू लेके 70 किलोमीटर तक वेरी करता है। अब 5 किलोमीटर क्यों होता है, वहां पे होता है जहां पे डिप्रेशन पाया जाता है। डिप्रेशन का धरती के ऊपर गड्ढा, गड्ढे को क्या बोलते हैं, ओशियन। तो ओशियन अपने आप में धरती के ऊपर गड्ढा है, तो वहां पे इसकी जो चौड़ाई है वो अपने आप में कम हो जाएगी, लगभग 5 to 10 किलोमीटर देखने को मिलती है। और बाकी एरियाज में 70 to 80 भी देखने को मिल सकती है, इससे थोड़ी ज्यादा भी देखने को मिल सकती है। ये थोड़ा वेरी करता है, ध्यान रखना। आउटर मोस्ट पार्ट है और इसके अंदर कौन से तरह के जो अपने को देखने को मिलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मिनरल्स, तो वो आपको सियाल देखने को मिलते हैं। ऐसे याद करो, SiAl, सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम यहां पे देखने को मिलता है। इसका जो टेम्परेचर है वो 200 डिग्री सेल्सियस से लेके 400 डिग्री सेल्सियस वेरी करता है। ये बातें आपको याद रखना है। और डेंसिटी होती है यहां पे, जो मिनरल्स की डेंसिटी पाई जाती है, कॉम्पोजिशन जो पाया जाता है वो, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये लिख दो, 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब या क्यूब सेंटीमीटर से लेके 3
ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक ये पाया जाता है। ये बातें आपको याद रखनी है। इसको दो पार्ट में बांट देते हैं, एक ओशियन क्रस्ट और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थोड़ी सी ज्यादा गहरी होगी। और कौन कौन से इन पे मिनरल पाए जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए। मेन मिनरल ये देखो, यहाँ पे कुछ एक और लिख रखे हैं मैंने, SiO Al, ये सब कुछ नहीं लिखना, आपको सियाल याद करना है, ठीक है। सिलिका और एल्यूमिनियम, सिर्फ ये दो लिख देना, एल्यूमिना और सिलिका, ठीक है। ये दो बात। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, मेंटल। तो मेंटल होती है, ये मिडिल लेयर होती है, इसकी थिकनेस लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास पाई जाती है। और यहां पे क्या पाया जाता है, तो यहां पे सीमा याद करो, इसमें मिनरल कौन से पाए जाते हैं, सीमा, यानी कि सिलिकेट और मैग्नीशियम यहां पे पाया जाता है। इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जो वेरी करता है 1000 सेल्सियस से लेके 37 डिग्री या कहीं कहीं पे आपको 3500 डिग्री सेल्सियस भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ की डेंसिटी की बात करते हैं, अगर मिनरल्स कितने पाए जाते हैं तो उससे डेंसिटी यहां पे ज्यादा होती है, मतलब जितने गहराई में जाएंगे डेंसिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो डेंसिटी वाली पॉइंट याद रखो, टेम्परेचर याद रखो, लगभग कौन से मिनरल कहां पे मिलते हैं, जैसे ऊपर सियाल, नीचे सीमा, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। थर्ड में आपको निफे या नाइफ जिसको बोलते हैं वो आपको याद करके मिनरल्स याद कर सकते हो। और लगभग 84% जो अर्थ की वॉल्यूम है वो उसको यही कवर करता है। मेंटल को दो पार्ट में बांटते हैं, अपर मेंटल का वो पार्ट होता है जिसमें कुछ लिथोस्फीयर और कुछ एस्थीनोस्फीयर आता है। एस्थीनोस्फीयर वो पॉइंट होता है जहां पे एक तरह से जो हमारा जो रॉक्स है वो मिनरल के जो फ्लूइड के तौर पे तैर रहे होते हैं, बेसिकली जिनको अपने लावा मैग्मा बोलते हैं ना, तो वो वाला पॉइंट होता है ये। आगे बात करते हैं कोर। तो कोर लगभग हमारा सबसे ज्यादा इनर मोस्ट का पॉइंट है, इसको भी दो पॉइंट में बांटेंगे, आउटर कोर और इनर कोर, वो आप लिख देना। 3500 किलोमीटर इसकी डेप्थ होती है, इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। 9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से लेके 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक पाया जाता है। टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, नीचे गहराई में जितना डेप्थ में जाएंगे आपको पता है टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। यहां पे जो कॉम्पोजिशन है वो बेसिकली नीफे या नाइफ, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन है वो बोलते हैं, यानी कि यहां पे आपको जो भारी मेटल है वो देखने को मिलेंगे, जैसे Fe आयरन और Ni निकल आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। और ये हमारी अर्थ के वॉल्यूम के सिर्फ 15% के को कवर करता है, और मास की बात करी जाए तो 32% को कवर करता है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके दो पॉइंट में बांटते हैं, ये देख लेना। तो ये इनकी इंपॉर्टेंस क्या है इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो इंपॉर्टेंस ये है कि कहीं ना कहीं प्लेट टेक्टोनिक के बारे में जानकारी देता है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानकारी देता है। ये बताता है कि इंटरनल में किस तरह के मिनरल पाए जाते हैं, कैसे कॉम्पोजिशन पाए जाते हैं, कौन कौन से फैक्टर है जो चेंज लेके आते हैं, जैसे वोल्केनो के बारे में जानकारी देते हैं, अर्थक्वेक के बारे में ये जानकारी देता है ना। तो इन चीजों के बारे में हमें ये जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर अफेक्ट द इंसोलेशन। एक क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि इंसोलेशन हीट बजट बताओ, तो वो आपको मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन करा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। यहां पे क्वेश्चन ये है कि इंसोलेशन को, धूप के को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से हैं? क्या धूप है, इंसोलेशन है, वो सभी जगह एक जैसी आती है क्या अर्थ पे? नहीं आती, एक जैसी नहीं आती सर, क्योंकि जो अर्थ है ना वो टिल्ट है। पहली बात तो 23.5 डिग्री पे टिल्ट है, तो एक जैसी धूप कभी पड़ेगी नहीं। दूसरी बात है अर्थ रोटेट भी तो करती है, रोटेट कर रही है तो भी रोटेशन के कारण भी अर्थ पे धूप एक जैसी नहीं पड़ेगी। तीसरी बात है अपनी अगर देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का बता दिया मैंने, सिंपल सी बात है कि जहां पे सनलाइट सीधी पड़ेगी, इसको आप बना के दिखा सकते हो छोटा सा डायग्राम। पहले आप क्या बनाओगे, एक अर्थ बनाओगे जहां पे इक्वेटर वगैरह लाइन कर दोगे, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लगा दोगे, साइड में सन लगा के उसकी लाइनें पहले तो जो सनलाइट है वो सीधी दिखाओगे इक्वेटर पे। सीधी दिखाने का मतलब जहां पे स्ट्रेट या वर्टिकल जो इसकी सनलाइट पड़ेगी वहां पे सिंपल सी बात है वो एरिया होगा वहां धूप ज्यादा पड़ती होगी। और जहां पे वो इनकी जो सन की जो लाइट्स है वो तिरछी पड़ेगी, स्लेंट पड़ेगी, तो वहां पे सिंपल सी बात है कि सनलाइट जो अपने को इंसोलेशन है वो वहां पे कम रिसीव होगी। इस तरह से आप इसको बना के भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो 90 डिग्री पे जहां पे पड़ेगी वहां ज्यादा होगी, और जहां ऊपर का जो पार्ट है जहां पे स्प्रेड होगी वहां पे लोअर इंसोलेशन होगी, ये आप दिखा सकते हो। ड्यूरेशन ऑफ सनसाइन, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि दिन का साइज कितना बड़ा है। तो आपको पता है गर्मियों के अंदर दिन का साइज बड़ा होता है तो वहां पे इंसोलेशन ज्यादा रिसीव करी जाएगी, सर्दियों के अंदर दिन का साइज कम होता है तो वहां पे इंसोलेशन कम रिसीव करी जाएगी, ठीक है। ऐसी बातें यहां पे आगे लिखा हुआ है। और एक आपको ये भी फर्क पड़ता है कि धरती जब क्योंकि रोटेट करती है, आपको पता है जो सूरज है उसके चारों ओर चक्कर लगाती है, तो वो टाइम पीरियड जब अर्थ सन के सबसे ज्यादा क्लोज होती है तो उस टाइम में इंसोलेशन ज्यादा रिसीव होती है। और क्लोज होती है उसको पेरीहिलियन बोलते हैं। आप एक स्टूडेंट के नाते ऐसे सोचो कि आपको पैरों के हाथ लगाना बड़ा आसान है, लेकिन एप्पल का फोन आप एक स्टूडेंट होने के नाते खरीदना आपके लिए मुश्किल है। तो एपीहिलियन वो होता है जो जिस टाइम पे सन धरती से दूर होगा ज्यादा। एप्पल जैसे हमारे से एप्पल का फोन दूर है तो उसको एपीहिलियन बोलते हैं, ऐसे याद करना। और पेरीहिलियन वो जब क्लोज होता है, और क्लोज होता है वो 3 जनवरी को होता है, और दूर होता है वो 4 जुलाई को होता है, ये याद रखना। तब दूर होगा तो थोड़ा इंसोलेशन कम मिलेगा और नजदीक होता है इंसोलेशन ज्यादा मिलेगा धरती को।
इसके अलावा ये टिल्ट वाला पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक पॉइंट, ये एल्टीट्यूड भी डिफरेंट करता है। सिंपल सी बात है कि सी लेवल से जितनी ऊंचाई होगी उसके अकॉर्डिंग गर्मी रिसीव होगी। जैसे अपने माउंटेन पे जाते हैं तो माउंटेन रीजन होते हैं, वहां पे धूप कम पड़ती है, ठीक है, धूप कम लगती है अपने को, गर्मी कम होती है वहां पे, लेकिन प्लेन रीजन पे ज्यादा होती है, क्योंकि सी लेवल के जितना क्लोज होगा उतनी ही गर्मी ज्यादा होगी। ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो। तो ये सारे के सारे पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिए, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दे लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मरीन डिपॉजिट आर देयर, कि मरीन के डिपॉजिट या मराइन बोलो या मरीन बोलो, जैसा भी आपका प्रोनाउंसिएशन है यार, कि इसमें किस तरह के डिपॉजिट पाए जाते हैं वो देखो। तो 3 तरह के डिपॉजिट होती है। मरीन डिपॉजिट का मतलब होता है वो सेडिमेंट्स जो अक्यूमुलेट होते हैं ओशियन के फ्लोर के अंदर। अब ओशियन के फ्लोर के अंदर वो डिपॉजिट होंगे, वो कहां से आएंगे? वो आएंगे या तो ओरिजिनेट होंगे लैंड से, या बायोलॉजिकल एक्टिविटी से आएंगे, या केमिकल एक्टिविटी से आएंगे, या स्पेस से भी जो डस्ट वगैरह पार्टिकल्स वगैरह नीचे आके डिपॉजिट हो रहे हैं ओशियन के अंदर, वो भी इसमें डिपॉजिट होंगे। तो ये बात आपको लिखनी है। फिर इसके 3 पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स कौन से हैं? टेरिजीनियस डिपॉजिट, जिसको लैंड डिराइव्ड बोलते हैं, यानी कि जो बेसिकली लैंड से होते हैं, और प्लेजिक डिपॉजिट या पेलियाजिक डिपॉजिट, जो बेसिकली डीप सी डिपॉजिट होते हैं, जैसे आगे अपने पढ़ेंगे इनको सारी। और तीसरा होता है ऑर्थोजेनिक डिपॉजिट, जो केमिकली फॉर्म्ड होते हैं। तो अब अपने बारी बारी पढ़ लेते हैं। पहले बात करते हैं टेरिजीनियस डिपॉजिट, यानी कि जो लैंड डिराइव सेडिमेंट्स होते हैं, यानी कि वो डिपॉजिट जो नदियां अपने साथ, विंड्स अपने साथ, ग्लेशियर अपने साथ बहा बहा के लाके समुद्र के अंदर पटक देता है। तो उनके कारण जो मिनरल डिपॉजिट होते हैं, जो यहां पे चाहे वोल्केनिक इरप्शन से डिपॉजिट हो गए, चाहे कोस्टल एरिया के अंदर डिपॉजिट हो गए, इन सारों को अपना टेरिजीनियस डिपॉजिट। इनमें अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो कॉम्पोजिशन कौन से देखने को मिलते हैं? सैंड, सिल्ट, क्ले और मड, ये सब कुछ देखने को मिलता है। इनमें क्वार्टज ज्यादा पाया जाता है, फेल्डस्पार होता है, रॉक फ्रेगमेंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये कहां से आते हैं? तो कॉन्टिनेंट की सेल्फ पे, स्लोप पे, डीप सी फ्लोर में यहां पे देखने को मिलता है। ज्यादा इनको देखने को मिलता है जहां पे नदी का मुंह यानी कि एंट्री करती है, जहां पे कोस्टल एरिया में ये ज्यादा देखने को मिलता है। सिंपल सी बात हो गया। नेक्स्ट होता है पेलियाजिक डिपॉजिट, जो डीप सी के अंदर होते हैं। ये बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको अपने प्लैंकटन्स भी बोलते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जो समुद्र के अंदर रह रहे होते हैं, जो वहीं पे डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं और ओशियन फ्लोर के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, उन्हीं को बेसिकली बोलते हैं। इनके अंदर क्या पाया जाता है? बेसिकली लाइमस्टोन यानी कि कैलकेरस और सिलिसियस यानी कि सिलिका बेस्ड सेडिमेंट्स इनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने, इनको थोड़ा थोड़ा बातें लिखी हुई है, वो पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट वाला पॉइंट कहां गया यार? हाँ, ऑर्थोजेनिक डिपॉजिट आ गया। ऑर्थोजेनिक डिपॉजिट कौन से होते हैं? जो केमिकली फॉर्म्ड होते हैं डिपॉजिट। अब केमिकली फॉर्म्ड कैसे होते हैं? कि फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन इन सी वाटर के अंदर केमिकल रिएक्शन से जो बनते हैं, और ये क्रिएटेड होते हैं जब प्रेसिपिटेशन के कारण डिसोल्व हो जाते हैं मिनरल उनके अंदर। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीज का नाम आ गया, फॉस्फोराइड का नाम आ गया, आयरन मैग्नीज के नाम आ गए। ये सारे के सारे कौन से होते हैं? इनको अपने बोलते हैं ऑर्थोजेनिक डिपॉजिट, जिनको केमिकल फॉर्मेशन से जो बनते हैं। तो ये मेन बातें आप लिख देना। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कोरल रीफ एंड एक्सप्लेन देयर ओरिजिन। भाई कोरल रीफ के बारे में मैंने आपको पहले ऊपर भी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कोरल होते क्या है। कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं बेसिकली यार, कोरल के द्वारा ये सीक्रेट करे जाते हैं। ये समुद्र के बेसिकली बीच के एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। एक मतलब सर्किल में पाए जाते हैं, बीच के अंदर पानी डिपॉजिट हो जाता है, तो इसको एटोल्स बोल देते हैं ना, ये इनके नाम है बेसिकली। अब ये नीचे लिखा है कि इसका ओरिजिन वगैरह एक्सप्लेन कैसे होता है, तो ओरिजिन भी मैंने बता दिया। आप इनके अंदर देखो एटोल्स देख सकते हो, ये सारी बातें आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के देख लेना। मैंने इनके अंदर मेन बातें बता दी कि भाई पहले यहाँ पे एक माउंटेन होगी, माउंटेन धीरे धीरे एरोजनल वेदरिंग एक्टिविटी से सबसिस्टेंस हो जाएगी, अंदर मिल जाएगी। मिल जाने के बाद यहाँ पे जो साइड में कैल्शियम कार्बोनेट क्रिएट करा गया कोरल्स के द्वारा, वो एक स्ट्रक्चर यहाँ पे रह जाएगा। तो उसके बीच में अगर पानी आ गया नहीं आया, वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, तो वो वहां से एटोल वगैरह का फॉर्मेशन हो जाता है ना। कई बार यहाँ पे आइलैंड बन के रह जाता है, अगर माउंटेन ऊपर दिखी हुई है तो पानी नहीं होगा, वहां पे आइलैंड भी बन जाएगा, लेकिन चारों ओर इसका ढांचा बन जाएगा किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का, उसी को कोरल कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। रॉक को मैंने एक्सप्लेन नहीं करा क्योंकि इसके ऊपर सेपरेट वीडियो मैंने बहुत अच्छी से बनाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रॉक कहते किसे हैं, इसके टाइप्स कितने हैं, वो आप एक चाहे 2x पे करके देखो, चाहे सीधा मेरे से नोट्स ले लो, वो आपको पढ़ना होगा। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, डिस्क्राइब द वेरियस इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म एसोसिएटेड विद एओलियन। जो फ्लूवियल बोलते हैं वो बोलते हैं रिवर के द्वारा, नदियों के द्वारा, पानी के द्वारा जो तरह का लैंडफॉर्म बनाया जाता है उसको, और एओलियन बोलते हैं जो हवा बनाती है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिल सकता है, चाहे फ्लूवियल कॉन्सेप्ट देखने को मिले, चाहे एओलियन कॉन्सेप्ट देखने को मिले, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि किस तरह का वो क्वेश्चन डाल रहे हैं ना, तो वो वहां पे होता है। तो एओलियन में कुछ एक स्ट्रक्चर है, जैसे डिफ्लेशन, होलो है, ब्लो आउट्स दे रखा है। इसकी पहले मैं फोटो दिखाता हूं आपको, पक्का मैंने फोटो डाली होगी। हाँ ये देखो, आप इनको देखो, आपने अगर इनको देख लिया ना तो आपको एओलियन के सारे स्ट्रक्चर पता चल गए कि हवा किस तरह से मिट्टी को काट के जो स्ट्रक्चर बनाती है उसका नाम दिया गया। अब यहाँ पे ये ज्यूएजन करके एक वर्ड है, ये देखने को मिलता है। ये कैसे होगा कि हवा क्या करेगी, जो सॉफ्टर वाला पार्ट है उसको काट देगी और जो हार्डर वाला पार्ट है वो रह जाएगा। तो उसके बाद जो अपने को साइड की जो स्ट्रक्चर देखने को मिलती है
है उसको बेसिकली जुएजन बोलते हैं। एक यहाँ पे यार्डिंग्स वाला पार्ट है, इसमें ये होते हैं कि हवा जिस डायरेक्शन से बह के आ रही है उस एरिया की मिट्टी को ज्यादा काट देगी और जिस डायरेक्शन से बह के कम आ रही है उसकी साइड से ज्यादा आपको एक मिट्टी का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ दिखाई देगा, उसको आपको यार्डिंग या येर्डिंग्स कह के बोलते हैं। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है डेजर्ट पेमेंट। डेजर्ट पेमेंट में क्या होता है कि बेसिकली जो यहाँ के फाइन पार्टिकल्स है उसको जो हवा है वो उड़ा के ले जाएगी यहां से, तो जो नीचे के कोर्स ग्रेन है यानी कि बड़े जो ग्रेन्स है वो नीचे रह जाएंगे, उसको डेजर्ट पेमेंट करके अपने बोलते हैं। यहां पे एक इंसलबर्ग देखने को भी एरिया मिलता है जहां का क्या होता है कि जो साइड का एरिया या बीच का एरिया जो लूज पार्टिकल्स होते हैं उनको उड़ा देते हैं और एक बीच का पर्टिकुलर आपको डेजर्ट टाइप ड्यून्स टाइप आपको देखने को मिलेगा, उसको अपने इंसलबर्ग कह के है। और ब्लो आउट्स आपके सामने सिंपल सा कि एक पर्टिकुलर डेजर्ट का वो एरिया जहां पे जो लूज पार्टिकल्स होते हैं वो बीच के पार्टिकल्स उड़ जाने से एक बाउल शेप्ड वहां पे क्रिएट हो जाती है, एक होलो वहां पे क्रिएट हो जाती है, एक स्ट्रक्चर जो कि थोड़ी गहरी सी वहां पे क्रिएट हो जाती है, उसको अपने बाउल आउट्स बोलते हैं। ये सारी की सारी इरोजनल एक्टिविटी को अपने ने कवर किया। इसके बाद कुछ एक और डिपोजिशनल एक्टिविटी को अपने देखते हैं, तो एर्ग बन जाता है। एर्ग का मतलब होता है कि हवा जिस साइड से बह के आ रही है उसी साइड में वो मिट्टी को डिपोजिट करती जाएगी, तो वहां पे इस तरह के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं, उसको एर्ग बोलते हैं। रिपल्स बेसिकली वो बोलते हैं कि हवा अपने साथ मिट्टी को उड़ाती तो है लेकिन ज्यादा दूर डिपोजिट नहीं करती, जस्ट उसके पास ही डिपोजिट कर देती है। तो ये देखने में अपने को ऐसा लगता है जैसे बहते हुए पानी की स्ट्रक्चर कैसी होती है, सेम वैसे हवा इसको डिपोजिट कर देती है, दूर उड़ा के ना लेके जाए, पास ही में डिपोजिट कर दे, तो इसको रिपल्स बन जाते हैं। बरखान आपको राजस्थान के इलाके में बहुत, सूरतगढ़ में, जैसलमेर के इलाके में देखने को मिलते हैं, जहां पे आपको एक है ना चांद के शेप के डिब्बे देखने को मिलेंगे कि हवा उड़ा के आएगी, मिट्टी को डिपोजिट कर देगी, तो एक साइड से वो आपको कटा हुआ दिखाई देगा, दूसरे साइड से उसका स्लोप दिखाई देगा, जैसे चांद वाला टाइप होता है ना वैसा आपको देखने को मिलेगा, उसके बरखान देखने को मिलते हैं। जब हवा का कोई भी डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है और मिट्टी को लाके डिपोजिट कर देता है, तो उसको स्टार ड्यून्स बोलते हैं। जहां पे एक फिक्स आपको मतलब साइड नहीं देखने को मिलती, हवा की विंड की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, उसको स्टार ड्यून्स बोलते हैं। और लास्ट वाला होता है जिसको अपने ट्रांसवर्स ड्यून्स भी बोलते हैं। अब ये ट्रांसवर्स ड्यून्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं कि हवा बहेगी, थोड़ी दूर में एक डिपॉजिट कर देगी मिट्टी को, फिर उसके बाद डायरेक्शन जब चेंज होती है उसकी आगे से मतलब सेम डायरेक्शन में अगर हवा बहती रहेगी तो आगे से आगे मिट्टी को लिफ्ट करके छोड़ती जाएगी। इनके थोड़े थोड़े आप चाहना कि अगर ये क्वेश्चन आता है कि एओलियन किस तरह की स्ट्रक्चर बनाती है, तो मेरा सच में आपको एक दिल से सजेशन है कि इसका डायग्राम जरूर बनाना पेंसिल से, जैसे भी आपको बनाना हल्का फुल्का। कोई डायग्राम का मतलब ऐसा नहीं होता कि बहुत आपको स्टिक बनाने होते हैं, बस आप रिप्रेजेंट करके थोड़ा थोड़ा दिखा पाओ, मेन चीजें बना देना। और डायग्राम आप गूगल से जाके चेक कर सकते हो, इससे बेटर आपको डायग्राम मिल जाएंगे। तो ये मैंने आपको खाली डायग्राम से एक्सप्लेन किया है। यहां पे कुछ एक चीजें मैंने लिखी है, जैसे एक सैंड सीट्स भी होती है। सैंड सीट्स का मतलब होता है कि जहां पे ड्यून्स फॉर्म नहीं होते, मिट्टी के बड़े बड़े टिब्बे नहीं बनते, एक मिट्टी का पर्टिकुलर पार्ट है वो उड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। इसी को ही अपने यानी कि एक प्लेन एरिया देखने को मिलता है, एक फ्लेन लैंडस्केप आपको, एक फ्लैट लैंडस्केप आपको देखने को मिलता है, उसको सैंड सीट बोलते हैं अपने। ठीक है, तो इनको थोड़ी थोड़ी चीजें आप अंकों से निकाल लेना। मैंने सारी चीजें यहाँ पे बना रखी है। ड्यून्स क्या होते हैं, ड्यून्स में बरखान आते हैं, बरखान कैसे होते हैं कि जहां पे आपको किस तरह के शेप के बनते हैं, ये मैंने आपको बता दी है सारी चीजें आपको। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो ठीक है भाई, अगर आपको ये मेरी मेहनत कुछ हद तक ठीक लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और जरूर कमेंट जरूर करना, ताकि मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं हिस्ट्री के ऊपर भी वीडियो लेके आऊँ। और मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।